हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन में अल्कीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अल्कीन का आज सेशन 1 होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत मस्त और ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास में। और क्या क्या डिस्कस करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेडीजी सेक्शन की, है ना। तो देखते हैं कि हम लोग बेसिकली इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं। वो हम लोग को कहाँ से पता चलता है? वो हम लोग को जेडीजी सेक्शन से पता चलता है, राइट। तो जेडीजी सेक्शन की बात कर लेते हैं और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट अल्कीन, देन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, देन विल डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, and then isomerism of alkene. Then after we'll discuss preparation of alkene and preparation of alkene from alkyne, from Birch reduction, है ना, and then Birch reduction of benzene, and then Birch reduction of substituted benzene, then VKST for compounds which can show Birch reduction, and then VKST of compounds which does not show Birch reduction, and finally we'll discuss Rosenmund reduction, है ना, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट या फिर रोजरमुंड कैटलिस्ट की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा आप लगे रहें, पेन और कॉपी लेकर बैठें, साथ साथ मस्त और ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनाते जाएं और लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो आज हम लोग बेटा इस सेशन में बात करने जा रहे हैं किसकी? अल्कीन। तो अल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको भी स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम एनसीईआरटी 100% कवर करेंगे एलॉन्ग विथ जेईई मेन, एडवांस, नीट एंड ओलंपियाड। सारी चीज़ें मीन्स 0 to सुपर हीरो लेवल की बात होंगी। आपको अलग से कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, मैं आपको बोल रहा हूँ। लोग 0 to सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे एकदम, ठीक है। तो अल्कीन मीन्स अल्कीन का पूरा कंप्लीट पार्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें और बात करते हैं अल्केन्स की। देखिए अल्कीन, जब आप बात करो अल्कीन की बेटा, तो सिंपल सी बात है कि C होगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पर कुछ ग्रुप्स वगैरह हो सकते हैं, जो भी है सच, है ना। अब देखिए अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो जहाँ पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अनसेचुरेशन आ गया। जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसका हम बोलते हैं कंपाउंड कैसा हो गया? अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड कंपाउंड। इसके पहले जब हम लोग अल्केन की बात कर रहे थे तो अल्केन में क्या था? सिंगल बॉन्ड था, तो वो सेचुरेटेड था, इसलिए वो केमिकली बहुत लेस रिएक्टिव था, ठीक है। नाउ सो अल्कीन्स आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। एक कम से कम एक डबल बॉन्ड उस पर होना चाहिए। व्हाट शुड बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन? अब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सो इफ देयर इज 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन अल्कीन, दे मस्ट पोसेस 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन अल्केन्स। अब समझना, जैसे कि अल्केन की बात करें अगर हम, इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा बेटे आप। ये देखिए एक एक एक, यहाँ पर ये और ये, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, चेक करो। तो यहाँ पर बेटे इसका जो फॉर्मूला था क्या था? CnH2n+2 था ना बेटे? कुछ फॉर्मूला ये था। ये हाइड्रोजन है आपके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पर 2 लेस हाइड्रोजन है, 2 लेस हाइड्रोजन, 2 कम हाइड्रोजन है। एक एक मीनिंग, एक एक चीज़ को समझें आप। देखिए आप जबरदस्त तरीके से, 2 लेस हाइड्रोजन, 2 लेस H देन अल्केन। अल्केन से 2 कम हाइड्रोजन आपके पास हैं। तो बताओ बेटा, अगर अल्केन का फॉर्मूला ये है, सिर्फ 2 कम कर दें तो इसमें -2 कर दें, हाइड्रोजन में -2 करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? CnH2n। सो इट्स जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। सो इट इज GF ऑफ अल्कीन। कहानी समझ में आ रही है क्या? तो देखो यही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है, फॉर्मेट निकाला गया है। तो अब जरा पढ़िए एक बार, फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए इफ देयर इज 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, ओके, possesses 2 हाइड्रोजन एटम्स, दे मस्ट पोसेसेस 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन अल्केन्स। देखो अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर कितने? 4 है। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो अगर यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 4, 2 लेस हाइड्रोजन है। हिंस जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन्स इज CnH2n। देखो 2 कम है तो यहाँ -2 कर दिया तो आपका CnH2n हो गया। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। सिंस द फर्स्ट मेंबर इथाइलिन और इथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विथ क्लोरीन। आप समझिएगा एक चीज़ और, अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन्स आर नोन एज ओलिफिन्स। इनको ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ओलिफिन्स का मतलब बेटा क्या होता है? ऑयल फॉर्मिंग। तो जो अल्कीन्स हैं उनको हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं? ये ऑयल फॉर्मिंग इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पहला मेंबर है इथीन या इथाइलिन, राइट बेटे,
वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऑयली लिक्विड फॉर्म करता है। मतलब अगर हम इथिन का रिएक्शन C2H4 का रिएक्शन किसके साथ कराएं, क्लोरीन के साथ, तो हमें यहाँ पर जो मिलता है प्रोडक्ट वो कैसा होता है, ऑयली लिक्विड होता है। और ऑयली लिक्विड का मतलब समझ रहे हो बेटे, ऑयल फॉर्मिंग। मतलब ये क्या हो गया, ऑयल फॉर्मिंग हो गया। ये क्या हो गया, देखो ऑयली लिक्विड मिला, मींस दिस इज ऑयल फॉर्मिंग। और अगर ये ऑयल फॉर्मिंग है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओलिफिन्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स बोलते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। देन अब बात करते हैं किसकी, तो इसका नाम ओलिफिन्स क्यों है वो भी आपको समझ में आ गया। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है बेटे, वो भी आपको समझ में आ गया। देन डिस्कस है ना अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। देन अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन देखो क्या है, समझिएगा। अब अगर हम यहाँ पर फिर से वही स्ट्रक्चर की बात करें, देखो जरा सा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। अब समझिएगा, यहाँ पर कार्बन आपका सेकेंड पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में आता है, समझिएगा बेटे। इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, जरा देखिएगा, एक सिग्मा और एक पाई है, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड में आता है, तो इसका मतलब सेकेंड पीरियड में आता है। और जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे बेटा तो sp2 होता है ना, 1 2 3 तीन सिग्मा है, देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। यहाँ पर भी हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp2 आएगा। अब sp2 का मतलब क्या हुआ, अगर हम आपको इसका ओवरलैप दिखाएं तो sp2 का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर कुछ इस कार्बन की अगर हम बात करें, जरा देखिएगा ध्यान से बेटे, तो देखो sp2 का शेप तो ये होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरह का शेप होता है ना। ये पहला कार्बन हो गया। अब दूसरा कार्बन अगर दिखाएं हम आपको, तो देखो ये कुछ इस तरह से, दूसरा कार्बन कुछ इस तरह से। sp2 का शेप देखो पहले आप जरा सा, बढ़िया तरीके से आप मस्त ज़बरदस्त तरीके से देखें। ये देखिए, ये sp2 का शेप आ गया आपका, ठीक है। तो ये कार्बन और ये कार्बन, इनके बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना, sp2 के बीच में हो रहा है, sp2 के बीच में हो रहा है। बोलो बेटा, तो एक्चुअली में p ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर लें, sp2 मतलब समझ रहे हो, sp2 के बीच में ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है। अब इसके बाद जरा देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर ये जब sp2 है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर एक S है तो दूसरा एक px होगा, तो दूसरा एक और एक क्या होगा, py होगा। देखो हो गया ना sp2, एक S 2p, तो इसका एक pz जो है अनहाइब्रिडाइज बच गया है ना। अब चूंकि ये सेकंड पीरियड का है तो ये 2p होगा और ये भी 2p होगा, तो यहाँ पर 2p के बीच में ओवरलैपिंग होगा, और बेटा क्या बना देगा, ये पाई बॉन्ड बना देगा। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो ना। अब अगर sp2 है तो S हो गया यूज, px यूज हो गया, py यूज हो गया, pz बच रहा है, मतलब एक p ऑर्बिटल बच रहा है। कार्बन चूंकि सेकंड पीरियड का है तो यहाँ इसका 2p है, ये 2p और 2p ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना देता है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर देखो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप करेगा, 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 और इस तरह से हाइड्रोजन ओवरलैप करके आप देख रहे हो कुछ ये ऊपर आपका बॉन्ड दिख रहा है। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये आपका देखो पाई बॉन्ड है बेटे, देखो बन रहा है 2p के बीच में, ये आपका 2p है, ये आपका 2p है। ये जो सिग्मा बॉन्ड बना किसके किसके बीच बना, sp2 के बीच में बन रहा है, ये देखिए है ना। तो पाई बॉन्ड को हम ऐसे शो करते हैं बेटे, कुछ इस तरह से पाई बॉन्ड हो गया। अब आप देखो, हमने कहा था ना, देखो ये शेप जरा देखना, बताओ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि नहीं, और देखो ये इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो देखो ये sp2 ओवरलैप कर गए, और उसके बाद 4 हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पर क्या है आपका, देखो एक तो CC बॉन्ड दिख रहा है, CH बॉन्ड भी है, राइट, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अब क्या क्या बॉन्ड एंथैल्पी, क्या क्या चीज़ें हैं, अब आप सब कुछ समझे डिटेल में, समझा मैंने, जरा पढ़ते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड देखो, और जो सिग्मा बॉन्ड है उसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है, जो बॉन्ड एनर्जी होता है, वो 397 किलोजूल पर मोल होता है, क्योंकि ये सामने से ओवरलैप करता है। जब ये सामने से ओवरलैप करता है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी, इसलिए बॉन्ड एनर्जी 397 है, काफ़ी ज़्यादा है। ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बताओ sp2 के बीच में हुआ कि नहीं हुआ बेटा, तो ओवरलैपिंग, यस, एकदम क्लियर बात है। एक एक चीज़ समझो, एक लाइन समझो, एनसीईआरटी की एक लाइन समझाऊंगा और भी बहुत एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें बता दूंगा मैं आपको, समझे आप, ठीक है। 1 वीक पाई बॉन्ड जिसका बॉन्ड एंथैल्पी 284 किलो जूल है, तो पाई बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड एंथैल्पी 284 किलो जूल पर मोल है। अब देखो इसकी कम है क्योंकि साइड से ओवरलैप कर रहा है, साइड से ओवरलैप कर रहा है तो बेटा उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। आपके जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ये होता है, और जो आईएनए होता है उसी के थ्रू आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, और वो काफ़ी मजबूत होता है। तो अगर ये आईएनए है, आईएनए क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियस, तो अगर इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये, तो ये दोनों ज्वाइन कर रहा है, तो ये आईएनए, तो ये तो आईएनए हो नहीं, क्योंकि इसको अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ न्यूक्लियस नहीं आएगा, न्यूक्लियस यहाँ पर है, तो ये वीक होगा, राइट, ओके। लैटरल ओवरलैपिंग होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग होता है। सो जरा देखिए, पढ़े, फिर से मैं पढ़ता हूँ। एंड 1 वीक पाई बॉन्ड एंथैल्पी अबाउट 284 किलोजूल पर मोल इज ऑब्टेन्ड बाय लैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स ऑफ 2 कार्बन एटम्स, 2p के बीच में। ये देखिए, द डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन बॉन्ड लेंथ, भैया डबल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड था पहले, फिर एक बॉन्ड और बना तो ज़्यादा क्लोज हो गया, ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड है
जो डबल बॉन्ड है बेटे, ध्यान रखो, उसका जो बॉन्ड लेंथ है कम होगा, 134 pm होता है, और जो सिंगल बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ 154 होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, जैसे डबल बना तो और बॉन्डिंग हो जाएगी, जब और बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पर वही लिखा है, देखो डबल बॉन्ड इज शॉर्टर इन बॉन्ड लेंथ 134 pm देन द सीसी सिंगल बॉन्ड 154 pm, है ना। ओके, you have already read that the pi bond is weaker bond due to poor sidewise overlapping between two p orbitals. Thus, the presence of pi bond है ना makes alkene behaves as source of loosely held mobile electrons. समझिए, चूंकि वीक बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन्स तो भाई ओवरलैप, इलेक्ट्रॉन का ये पाई बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का रीजन ये वाला होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है ये रीजन होगा, चूंकि साइड से ओवरलैप हुआ तो वीक बॉन्ड है। अगर वीक बॉन्ड है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, और अगर फ्री हो सकते हैं तो इसका मतलब ये किसी के साथ अटैच भी हो सकते हैं, इसका मतलब इसके पास ऐसा सब्सटेंस आ सकता है, अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कोई लेने वाला सब्सटेंस आ सकता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है आसानी से, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, तो चूंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है आसानी से टूट सकता है पाई बॉन्ड, बिकॉज दिस इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, है ना, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर जो रिएजेंट आएगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आएगा, देखो वही लिख रहा हूँ। दस द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड मेक्स अल्कीन बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देयरफॉर अल्कीन्स आर इजिली अटैक्ड बाय रिएजेंट और कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन से आके मारेंगे, तो ये क्या होते हैं, वो तो इलेक्ट्रोफाइल से होते हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन को जो सर्च करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, विच आर इन सच रिएजेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट। लीजिए जनाब, एक एक चीज को समझें तगड़े से, मजेदार तरीके से। देखिए, द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स अल्केन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू अल्केन्स। भाई अब यहाँ पर वीक बॉन्ड है, अल्केन में तो केवल सिंगल बॉन्ड था, मजबूत था एकदम, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया तो ये टूट सकता है, और ये टूट सकता है तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आके आसानी से अटैक कर सकता है। तो अल्केन के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होंगे, ठीक है, और ज़्यादा केमिकल रिएक्टिव होंगे तो अल्केन के रिस्पेक्ट में अनस्टेबल होंगे, भाई अनस्टेबल होंगे तभी तो ये टूटेगा और आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सो अल्केन के रिस्पेक्ट में ये अनस्टेबल होंगे। सो द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स अल्केन्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू अल्केन्स, एंड दस alkenes can be changed into single bond compounds by combining with the electrophile reagent। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल डालोगे तो इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और यहाँ पर जब ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा तो ये सिग्मा बॉन्ड ही बचेगा। यहाँ पर यही बोला जा रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड एंथैल्पी 681 किलो जूल पर मोल इज ग्रेटर देन द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो टोटल जो डबल बॉन्ड का है, टोटल स्ट्रेंथ जो आया वो 681 आया, जो कि बहुत ज़्यादा है, सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका, राइट। चलिए, तो यहाँ पे दिखाया गया, देखो ये sp2 sp2 के बीच में ओवरलैप हुआ बेटा, सिग्मा बॉन्ड होना, देखो sp2 sp2 हो गया। अब ये sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2 है ना, sp2 था, 3 लोब बनेंगे, 1 2 3 है, देखो एक s 2 p, तो 3 लोब बनेंगे, तो sp2 ऐसे देखो यहाँ पर 3 लोब बन रहे हैं, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, और ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर sp2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो s ऑर्बिटल होता है, ये sp2 है, तो यहाँ पर s और sp2 के ओवरलैपिंग होगा, s sp2 के बीच ओवरलैपिंग होगा, s sp2 के बीच ओवरलैपिंग होगा, s sp2 के ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे आपका सिग्मा बनाएगा, ये सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा बनेगा, ये सिग्मा बनेगा, और ये सिग्मा, ये सारे के सारे सिग्मा आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब चलिए फाइनल देखते हैं। तो देखिए पाई बॉन्ड आपका ये सामने ये है पाई बॉन्ड। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अच्छा खासा है तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इलेक्ट्रॉन अटैक कर सकता है, ठीक है। दिस इज पाई क्लाउड, चूंकि पाई बॉन्ड की वजह से दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाई क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो ना इस तरह से दिख रहा है ऊपर नीचे, तो इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो बेटे, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखो एंगल्स देख लो, बॉन्ड लेंथ आपको हम बता ही चुके हैं कि कितना होता है, ये है ना। CH जो होता है बॉन्ड लेंथ वो 110 pm, और यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड वाला है 134 है बेटा। ये जो C और H के बीच का ये जो एंगल है ये 121.7 डिग्री होता है, और ये जो CHH ये वाला जो एंगल है ये 116.6 डिग्री होता है। ये आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर की मैंने बेटे, पूरी पिक्चर क्लियर की, हर चीज़ आप देखें बढ़िया तरीके से, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। ये लीजिए सब कुछ सारा निचोड़ आपके सामने देखिए, ये 134, ये 110, CH ये जो है ये एंगल आपका देखो बताया मैंने अभी, ये एंगल मैंने आपको बताया अभी। तो HCH देखो, HCH ये वाला बॉन्ड, ये देखो HCH ये वाला कितना 116.6, ये देखिए HCC जरा ये एंगल देखिए, यहाँ से देख लो, या फिर ये देखो HCC ये 121.7, C बॉन्ड लेंथ, C ये आपका बॉन्ड लेंथ 134 है, CH बॉन्ड लेंथ देखो ये 110। लीजिए सारा निचोड़ बेटे आपके सामने है। अब देखिए वो सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। अल्किन मैं जैसे रीड कर दूँ बेटे तो समझो कहानी। सो अल्किन कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सच दैट हाइड्रोकार्बन्स इन विच एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम इज प्रेजेंट। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन इज CN2। निचोड़ देखिए,
इथीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप C2H4 है ना. देयर इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इन एथीन, पता है आपको, है ना. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, sp2 अभी बताया था ना, sp2 इस तरह से. एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड द ऑर्बिटल्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन. देखो बताया था ना कि ये जो यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है, और देखो यहाँ पर ये 3 सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है, वही कहा जा रहा है यहाँ पे. तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द ऑर्बिटल्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप टू फॉर्म 1 पाई बॉन्ड. ये देखो ये वाला पाई बॉन्ड बनाया था कि नहीं बनाया था, जिसकी वजह से बना, राइट. द बॉन्ड लेंथ ऑफ CH इज, ये पता है आपको, ये पता है, ये सारे एंगल्स मैं आपको बता चुका हूँ. द शेप ऑफ इथिन मॉलिक्यूल इज ट्रायंगुलर प्लानर, TP ट्रायंगुलर प्लानर. क्यों? क्योंकि जब sp2 होता है तो ट्रायंगुलर प्लानर होता है. तो देखो ये ट्रायंगुलर प्लानर यहाँ पर नजर आ रहा है और ये ट्रायंगुलर प्लानर यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी sp2 है और यहाँ पर भी sp2 है. पता बेटे, तो स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना. एकदम मस्त और जबरदस्त एक एक चीज कि क्या बॉन्ड लेंथ होगी, क्या बॉन्ड एंगल होगा, क्यों इसको ओलिफिन्स बोला जाता है, क्या इसका होगा जनरल फार्मूला, ईच एंड एवरीथिंग, है ना. और सब कुछ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड सारी कुछ सब कुछ आपके सामने मैंने रखा है यहाँ पर डिटेल में बेटे. तो आप इंजॉय करें इस चीज़ को, है ना. प्रॉपर सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटे. चलिए अब आगे बात करते हैं किसकी तरह. देखिए दैट नेक्स्ट पार्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन. अब अल्कीन का क्या नोमेनक्लेचर होगा, कैसे इनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे. हालांकि नोमेनक्लेचर आयुपेक सिस्टम में मैंने बहुत डिटेल में आपको करा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पर भी आप देखें, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, इसके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें ऐसे करके एक एक करके चुन चुन के कंप्लीट करते जाएंगे बेटे. तो आपने अल्किन क्या होता है वो समझ लिया, जनरल फार्मूला क्या होता है वो समझ लिया, अल्किन को ओलिफिन क्यों बोलते हैं वो समझ लिया आपने, अनसेचुरेटेड होता है वो समझ लिया आपने. अल्किन के रिस्पेक्ट में ये अनस्टेबल होता है, वाई? बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से अटैक कर जाता है. और चूंकि ऐसा कर गया, रिएक्टिव हो गया, तो स्टेबिलिटी अल्किन के रिस्पेक्ट में कम हो गया, क्योंकि अल्किन बहुत ही कम रिएक्टिव होता है केमिकली. ठीक है, चलिए अब नोमेनक्लेचर की बात हम करते हैं. बहुत सिंपल है बेटे. हम जब डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो सफिक्स इन यूज करते हैं. जो अल्केन में जो एन होता है उसको रिप्लेस करके हम इन लिख देते हैं. इट मे बी रिमेंबर दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन सीरीज इज CH2. अल्कीन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, CH2, क्योंकि जनरल फॉर्मूला इसका क्या था, CnH2n. अगर हम यहाँ पर n=1 डाल दें तो देखो ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो बेटे, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. देखो तो यहाँ पर लिखा था फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन सीरीज CH2 रिप्लेसिंग n/1 इन CnH2n नोन एज मीथीन. क्या बोलते हैं इसको, मीथीन. हालांकि आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो कि मीथीन भी कुछ होता है, बट ये आपके NCERT का लाइन है. बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें छिपी हुई हैं, इसलिए एक एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, मीथीन. अच्छा आप बोलोगे सर ये हम पढ़ते क्यों नहीं है, तो रीजन आपको बताते हैं. नोन एज मीथीन बट हैज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ. इसकी बहुत कम लाइफ होती है, बहुत कम लाइफ होती है, हाईली अनस्टेबल होता है, दैट्स वाई हम इसकी बात नहीं करते हैं, है ना. सो एज ऑलरेडी मेंशन्ड फर्स्ट स्टेबल मेंबर, तो जैसे अगर आपसे बोला जाए कि फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन क्या होगा तो वो मीथीन होगा, बट फर्स्ट स्टेबल आपका जो मेंबर होगा अल्कीन सीरीज का वो आपका C2H4 होता है, नोन एज इथाइलिन, या कॉमन नेम है ना इसका इथाइलिन है, या फिर इथिन जो आपका आयुपेक नेम है. कुछ मेंबर्स का आयुपेक नेम यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि देखो 1 2 3, देखो तो मेथ एथ प्रोपीन, ये देखिए 1 2 3 4 ब्यूट हो गया. सो 1 देखो 1 करें तो 1 पे डबल बॉन्ड लगा, सो ब्यूट 1 इन. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, तो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आया, 2 पे डबल बॉन्ड आया, सो 4 है तो ब्यूट 2 इन. अब जरा देखिए 1 2 3 4 4 है तो ब्यूट हो गया. अब 1 पर भी है देखो, और आपका 1 2 3 4, तो 1 पर भी है डबल बॉन्ड, 3 पर भी है, तो ब्यूट 1,3 डाई इन. जब कभी भी ये जो सफिक्स के आगे डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो फिर आप ब्यूट की जगह ए और लगा देते हो, ब्यूटा बोलते हो, है ना. ये आईपैक में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है. सो दिस विल बी ब्यूटा 1,3 डाई इन. अब जरा इसको देखो, इसकी नंबरिंग चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, ऐसे कर लो, चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है. तो 1 2 3, अब 2 पे देखो मिथाइल आ गया, सो 2 मिथाइल, और 3 का पेरेंट चेन है आपका, तो ये 3 का है, तो देखो प्रोप, और 1 पर आपका इन लगा है, सो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन. अब इसकी देख लें, ये नंबरिंग कर लो या फिर ये नंबरिंग कर लो, एक ही बात है, आप चेक कर सकते हो. तो 1 2 3 4, 2 पे लगा फिर से मिथाइल, तो 2 मिथाइल. अब चूंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया, और 1 पर है तो ब्यूट 1 इन. देख लीजिए जनाब, ये आपके सामने. तो यही स्ट्रक्चर्स मैंने आपको अभी बताया. चलो और आगे देखो ये वाले. अब इसकी बात करें अगर, देखो नीरेस्ट, देखो इसको पास में कहाँ से पड़ेगा आपका, तो अगर आप यहाँ से करोगे तो आपका क्या पड़ेगा, देखो इसको आप ऐसे लिखते हैं, अगर
CH मैं करूँ एक बार बेटा जरा इसको ऐसे, इसको आप CH2 और यहाँ पर आप कर दें CH3, ठीक है। जरा देखिए 1 2 3 4 इधर से पड़ रहा है, यहाँ पर 2 हैं, एक दो CH3 लगे यहाँ पे ना, देखो यहाँ पर CH3 2 है ना, तो यहाँ पर 2 CH3 लगे हुए हैं ऐसे, तो 1 2 3 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 पर आ रहा है, 4 5 पर आ रहा है ना। इधर से करोगे डबल वन कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4 मिल रहा है। इधर से करोगे तो ये कुछ इस तरह से है बेटा, ये कुछ आपका इस तरह से है, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ठीक है। नंबरिंग करो, देखो 1 2 मैं हटा दूंगा, अभी समझ लो 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटे। अब कहाँ पर देखो 2 पर मिथाइल लगा है, 7 पर मिथाइल लगा है, तो 2,7 डाई मिथाइल हो गया। चलिए अब चूंकि 9 है तो नॉन हो गया। अब देखो 3 पर है और 5 पर, 3,5 डाई इन, अब चूंकि डाई आ गया डाई ट्राई तो नॉन में नोना हो जाएगा। क्लियर, अब हटा दे रहा हूँ इसको मैं, समझ गए। तो इस तरह से बेटा क्या है ना, आप इसका नॉमेनक्लेचर भी देख लें, आईयूपैक सिस्टम भी देख लें, और एक बार अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हो बहुत बढ़िया तरीके से, गर्दा और ज़बरदस्त तरीके से, तो आईयूपैक का पूरा लेक्चर देख लें, सारा चीज़ बहुत डिटेल में मैंने करा रखा है। चलिए अब ये वाला है तो बहुत सिंपल है बेटा, सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कर लो, है ना। नहीं कहीं से भी नहीं, इधर से करोगे तो 1 2, इधर से करोगे तो आपको डबल वन ये नंबर मिलेंगे, इधर से चलता है 1 2 3 4, लोएस्ट नंबर इधर से मिलेंगे ना आपको डबल वन को, 7 8 9 10। बताओ कहाँ पर है, 1 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 9 पर है। देखो 1 3 5 9, और कितने 10 हैं तो डिक, और चूंकि टेट्रा यूज किया, 4 हैं, टेट्रा इन यूज किया तो यहाँ पर ए लगा, तो डे का 1 3 5 9 टेट्रा इन, समझ रहे हो बेटे। 10 को हम डेक बोलते हैं, चूंकि यहाँ पर डाई टेट्रा यूज करते तो वहाँ पर ए लगा देते हैं, हो गया। अब जरा इसका देख लो आप कहाँ से नंबरिंग किया जाए, जरा चेक कर लो एक बार। अगर हम इधर से करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये मिल जा रहा है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का देख लो, 1 2 3 नंबर पे मिल जा रहा है, 1 2 2 नंबर पे मिल जा रहा है, कहाँ मिल जा रहा है 2 नंबर पे। तो बेटा बताओ यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट जो मिल रहा है आपको 3 नंबर पे मिल रहा है, डबल वन का पोजीशन सेम आ रहा है, इधर से भी देखो जरा सा, 1 2 3 4 इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 इधर से आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट देखो कहाँ सबसे पास पहले पड़ रहा है, तो 1 2 यहाँ पे सेकेंड नंबर पे पड़ जा रहा है, 1 2 3 यहाँ पे थर्ड नंबर, यानी नंबरिंग इधर से होगी जहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट मिलेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करो, हो गया। अब बताओ बेटे कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, चेक करो। आपका ये मिथाइल लगा है 2 जगह, एक जगह इथाइल, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा तो 4 इथाइल ले लीजिए, फिर 2,6 डाई मिथाइल ले लीजिए, 8 है तो ऑक्ट हो गया। अब 4 पे इन लगा है, अब इसको ऑक्टा क्यों नहीं बोला, क्योंकि एक ही है, समझ रहे हो बेटे। अब ये है नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, इधर से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 3 नंबर पे आएगा, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे इसका 1 2 3 4 5 6, और एक और ऐसे चला गया होगा, वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। होल ट्वाइस है ना, तो ये आपका पेरेंट चेन हो गया, और होल ट्वाइस है तो इसका एक निकाल के ऐसे लिख दो तो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्या है नॉर्मल प्रोफाइल। सो देखो, और कौन से नंबर पे नॉर्मल प्रोफाइल लगा, थर्ड नंबर पे, मतलब कहने का समझो, इसको अगर हम ऐसे हटा दें यहाँ से और इसको ऐसे लिखते हैं CH2 CH2 CH3। बताओ बेटा, ये आपका पेरेंट चेन हो गया और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, किस नंबर पे, थर्ड नंबर पे लगा, 3 नॉर्मल प्रोफाइल, तो 3 नॉर्मल प्रोफाइल। ये देखिए अब 6 कार्बन है तो हेक्स, और 2 नंबर पे देखो इन लगा है, 2 इन, ये लीजिए ना, ये लीजिए ना, हो रहा है ना मस्त एकदम ज़बरदस्त काम बेटे। बोलो कहानी क्लियर है ना, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है ना बेटे। तो ये नॉमेनक्लेचर भी है ना, एक बार मैंने बता रहा हूँ उससे समझा कि अगर आप देख रहे हो, सपोज आप फर्स्ट टाइम हार्डवेयर का देख रहे हो, तो एटलीस्ट आपको इतना बताने से काफ़ी आपका काम होगा, है ना। अदरवाइज नॉमेनक्लेचर आप पूरा डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर आपका साइड चेन भी, अगर साइड चेन का भी साइड चेन हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हमने नॉमेनक्लेचर में आपको ऑलरेडी करा रखी है। चलिए नॉमेनक्लेचर भी निपटाया, अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करेंगे किसकी, आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन बेटे। तो देखिए नॉमेनक्लेचर कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिया, अल्कीन क्या होता है वो बात कर ली, है ना। और अब बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म के बाद फिर प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, और वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बेटा देखते चले जाएंगे हम लोग। बोलो बेटे, है ना मज़ेदार चीज़, मस्त मस्त। तो एक एक चीज़, एक एक लाइन, सब कुछ मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता और समझाता चला जा रहा हूँ। ओके बेटा, चलो बेटा बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। देखिए क्या है, देखिए जनाब, आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। अल्कीन कंपाउंड्स गिव्स 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जनरली, है ना, और दूसरा क्या होता है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल की बात अगर हम करें तो ज़रा देखिएगा ध्यान से बेटे। मान लो हमने कहा कि हमारे पास है C2H4, 2 कार्बन की बात करते हैं।
भाई एल्कीन में एक सिंगल कार्बन का जो था आपका मीथीन, वो तो एग्जिस्ट करता नहीं, मतलब हाईली अनस्टेबल होता है। 2 कार्बन से बात करेंगे तो आपका ये C डबल बॉन्ड C, या फिर आप इसको C2H4 बोल सकते हो, है ना। ये आपका क्या है, इथीन, है ना। ओके, अब इसकी अगर हम बात करें बेटे, इसकी बात अगर हम करें, इसके स्ट्रक्चरल की बात करें, तो बेटा क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसमें हो सकता है क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसमें हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आप ये 1 नंबर, ये 2 नंबर है, कैसे भी अगर आप ऐसे लिखोगे तब भी 1 2 से कनेक्ट होगा, मतलब नो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल 2 कार्बन पे नहीं है। अच्छा, अब 3 कार्बन की बात कर लें अगर हम अल्कीन की, जैसे C ये लिया हमने, अगर मान लो हमने 10 नंबरिंग किया 1 2 3, या फिर हमने सपोज ये कंपाउंड ले लिया, है ना, या फिर आप इधर से नंबरिंग कर लो, है ना, या आप कंपाउंड ही ये ले लो, आप इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो सी, तभी आप नंबरिंग डबल 1 से ही करोगे 1 2 3, बेटा दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, या फिर इसका डबल 1 का पोजीशन आप चेंज नहीं कर पाओगे, जैसा पहले में वैसे ही दूसरा में, यानी 3 कार्बन पे भी पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, राइट। देखो ना, इसमें तो 1 और 2 के बीच में ही कोई दिक्कत तो कोई बात ही नहीं है। अब ये डबल बॉन्ड, क्योंकि नंबरिंग आप कहाँ स्टार्ट करते हो, हमेशा जहाँ पर डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले तो आप इसमें करोगे तो यहाँ से 1 2 3 मिलेगा, इधर अरेंजमेंट करोगे तो यहाँ से 1 2 3 मिलेगा, और कोई अरेंजमेंट आप बना ही नहीं सकते हो, चेक करके देखो। अब अगर हम 4 कार्बन की बात करें, 4 कार्बन की, तो इसमें चीज़ें आ सकती हैं हमारे सामने। पहला तो ये हो सकता है, चलो 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा, पहला नंबर हमने इसको ये दिया, अब डबल 1 का पोजीशन आप 1 2 से यहाँ पे ले आओ, तो देखो दूसरा पॉसिबिलिटी आपका ये हो सकता है 1 2 3 4, देखो पहले में 1 2 के बीच में, दूसरे में 2 3 के बीच में, 3 सेकेंड पॉसिबिलिटी। ये क्या हो सकता है, 4 कार्बन है तो इसका आप आइज वाला बना लो ऐसे करके, लाइक दिस, बोलो बेटे, ठीक है। और एक डबल बॉन्ड आप इधर 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 कहीं भी लगा लो, क्योंकि ये कार्बन, आप ये जो कार्बन देख रहे हो ये सिमेट्रिकल है, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड लगाओ, कोई पोजीशन में डिफरेंस नहीं आएगा। एक ये हो सकता है आपका, ये तीसरा, ये 3, चौथी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये 3 जो आपके हैं, ये आप देखो है ना, इसमें क्या आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके क्या हो गए, ये आइजोमर्स हो जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइजोमर्स हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइजोमर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। 3 आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर भी देखो बना के दिखाया गया है, ये देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला आइपेक्टिन, देखो ये पहला वाला है, ये पहला वाला है, ये देखो 1 2 3 4, सो ब्यूट 1 इन, है ना, 4 है तो ब्यूट 1 इन हो गया, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर देखो ब्यूट और 2 नंबर पे है तो ब्यूट 2, देखो 2 नंबर पे है ना बेटे, तो ब्यूट 2 इन हो गया। अब बात करें थर्ड की अगर बेटे, है ना, इसकी, तो आप देखो यहाँ पर अगर हम इसको नंबर करें तो 1 2 3, और ये आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, जिससे यहाँ पर देखो 1 2 3, और ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, सो 2 मिथाइल और देखो मेथ एथ प्रोप 1 इन, सो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, राइट बेटे। तो 4 कार्बन या उससे आगे ज़्यादा के कार्बन के जो अल्किन्स होंगे दैट विल शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसे कि आपने देखा 2 कार्बन शो नहीं कर सकता, 3 नहीं कर सकता, बट 4 कार्बन या उससे अबव कार्बन का कोई अल्किन होगा देन दैट कैन शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 2 कार्बन इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, 3 कार्बन का अल्किन का भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, राइट। और अगर हम बात करें 4 कार्बन की तो आप देख रहे हो यहाँ पर पॉसिबल है। तो देखो द अल्कीन कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और 3 कार्बन एटम्स डू नॉट शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बट द अल्कीन कंपाउंड्स कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम्स शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आपको समझाया मैंने। फॉर एग्जांपल द अल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, जब आप C4H8 की बात करो तो बेसिकली C4H8 ही तो है बेटे, है ना। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर 3 2 5 1 6 एंड 2 8, मतलब सभी में आपको यही सेम स्ट्रक्चर मिलेगा C4H8, है ना, जबकि ऊपर C2H4 था और ये आपका C3H6 है, आपका 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का है और ये आपका 4 कार्बन का है, ठीक है ना। सो फॉर एग्जांपल द अल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द आइसोमर्स कैन बी शोन अंडर, ये आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है। अब जरा देखिए, तो वही चीज़ें देखो C4 सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब ये देखो मैंने आपको ये बताया था, पहला फॉर्म ये हो सकता है, दूसरा फॉर्म ये हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे रहा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और तीसरा जो है आपका, है ना, 4 कार्बन के अल्कीन की बात कर रहे हैं, और तीसरा आपका देखो ये वाला आ गया, है ना, जिसमें से जो पहला दूसरा तीसरा देखो स्ट्रक्चर्स 1 and 3 एंड 2 and 3, 1 and 3 जरा देखो, 1 क्या है, ये 1 है, ठीक है, और आप देखो 3, ये 3 है। तो अगर आप देखो 1 and 3 में, तो 1 का देखो, अब देखो चैन देखो बेटा, 4 कार्बन की चैन आपको दिख रही है, पेरेंट चैन, राइट। और अगर आप देखो तो यहाँ पर इसमें 3 कार्बन की चैन, तो यानी चैन डिफरेंट हो जा रही है, चैन डिफरेंट हो जा रही है मतलब चैन आइसोमर्स, बात समझ रहे ना बेटे। ऐसे 2 3 को देख लो, 2
और 3 को देखो जरा बेटे, ये आपका 3, यहाँ पर भी 2 में 4 का था, यहाँ पर 3 का है, तो यहाँ पर भी तो यानी 1 and 3 देखो यहाँ पर लिखा है, एंड 2 and 3 आर एग्जाम्पल्स ऑफ चैन आइसोमेरिज्म। वेयर एज 1 and 2 की बात करें अगर हम 1 and 2, तो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो 1 2 से 2 3 में जा रहा है। डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना, जिसका पोजीशन चेंज हो रहा है, 1 2 से 2 3 में जा रहा है। सो बोथ 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स, 1 and 2 आर पोजीशन आइसोमर्स, देखो ये लिखा है पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर बेटे? तो ये आपका था बात किसकी, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ अल्कीन की। अब आते हैं स्टीरियो में, और स्टीरियो में क्या हम बात करेंगे जरा देखिए। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें, इसको हम लोग कॉन्फिगरेशनल भी बोलते हैं। कंडीशंस क्या क्या है जरा समझिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कनेक्टिविटी भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए, जैसे कि चैन आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग था, राइट, तभी वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स था। बट स्टीरियो में क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, एंड लोकेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस और 3D इज डिफरेंट। तो एटम्स का जो पोजीशन है स्पेस में 3 डिमेंशन में वो अलग होना चाहिए, पर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या स्ट्रक्चर फॉर्मूला या फिर कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, तब वो शो करेगा क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जैसे कि देखो ABCD बने, एग्जांपल समझा रहा हूँ, जरा समझिएगा ध्यान से अच्छे से। हमने ABCD का एग्जांपल है, A B से कनेक्टेड, B C से कनेक्टेड, C D से कनेक्टेड है। चलिए अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। देखते हैं कनेक्टिविटी सेम है कि नहीं। A से B, B से C, C से D, A से B, B से C, C से D, A से B, B से C, C से D, यानी कि कनेक्टिविटी या स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम है। बट अब ये एक ही जैसे दिख रहे हैं, देखो ये, बट यहाँ पर देखो B का पोजीशन स्पेस में नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर B का पोजीशन स्पेस में ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ पर जो B है स्पेस में उसका ओरिएंटेशन 3D में उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है, इसलिए कौन सा आइसोमर होगा, स्टीरियो आइसोमर होगा। वो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, वो ऑप्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो सेम कनेक्टिविटी मॉलिक्यूलर फ्रेम सेम, सेम कनेक्टिविटी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, सेम कनेक्टिविटी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट लोकेशन ऑफ एटम्स इन स्पेस इन 3D इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? ये बात समझ में आ जाती है आपको? देखते जाएं कि करके, बहुत बढ़िया से समझाता हूँ आपको मैं, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे देखें, और हम एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको और बढ़िया से समझाएंगे, प्रॉपर हर चीज़ को सही तरीके से समझने की कोशिश करें। आप देखिए जरा सा, जैसे कि सपोज ये है बेटे, अगर आप देखो इसका देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, HCH3 HCH3 HCl HCl, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। चलिए आप फार्मूला आप ऐसे लिख भी सकते हो इसका, कि दोनों का फार्मूला क्या होगा, C2 और कितने कार्बन C3 है, 3 कार्बन है ना, C3 3 कार्बन है, चेक करेंगे बेटा, है ना, और 3 1 4 और 1 5 हाइड्रोजन है, और एक आपका Cl है। यहाँ पर देख लो 1 2 3 कार्बन है, 3 4 5 हाइड्रोजन, 1 Cl, C3H5Cl। मॉलिक्यूलर फार्मूला से कनेक्टिविटी देख लो, हाइड्रोजन और CH3 कार्बन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन और CH3 कार्बन से अटैच्ड है, फिर एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, देखो डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच्ड है, फिर इसी कार्बन से H और Cl लगा, इसी कार्बन से H और Cl लगा, यानी कनेक्टिविटी और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कनेक्टिविटी। बट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर H ऊपर चला गया, यहाँ पर H नीचे आ गया, यानी कि इनका जो स्पेस में ओरिएंटेशन है इन दोनों ग्रुप्स का, अगर आप देखो तो इसमें ये नीचे और इसमें CH3 नीचे और इसमें CH3 को ऊपर, वो डिफरेंट हो जा रहा है, सो बट दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? दे आर डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स का पोजीशन अलग है 3D में, तो ये दोनों के दोनों अलग मॉलिक्यूल हैं, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और दोनों का कनेक्टिविटी सेम है, बट स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। जैसे कि जरा एग्जाम्पल देखें, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का निकालेंगे तो सेम आएगा, कनेक्टिविटी भी आप चेक कर सकते हो, सेम है। देखो इस C से ClBr H लगा है, ClBr H लगा है, इससे देखो HClBr लगा है, HClBr लगा है, इसी कार्बन से है ना, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हैं, देखो सिंगल बॉन्डेड है, तो कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट जरा देखो यहाँ तो ठीक है, बट अगर अब इधर आए तो यार देखो Cl ऊपर चला गया बेटे, और H इधर आ गया, Br इधर आ गया, तो इनका स्पेस में जो कनेक्ट ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, एंड एट सेकेंड कार्बन, इस कार्बन पे पोजीशन ऑफ एटम्स आर नॉट सेम, डिफरेंट लोकेशन इन 3D, दैट्स वाई दिस इज स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, अब इसकी बात करें ABED, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो, जो डार्क होता है वो होता है अबव द प्लेन, जो ब्रोकन होता है वो होता है बिलो द प्लेन, और जो नॉर्मल लाइन से ऑन द प्लेन होता है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ E क्या है, अबव प्लेन के ऊपर है, D प्लेन के नीचे है। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, सेम है दोनों का, कनेक्टिविटी भी सेम है, इसी से ABED लगा, इसी से भी ABED लगा हुआ है, ABED कर देते हैं एक को, ये आपका E है, ठीक बेटे, ये। तो अब जरा देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पर जो E है अबव द प्लेन है, यहाँ पर जो E है देखो ब्रोकन में बिलो द प्लेन है, तो दोनों में बेटा स्पेस में ओरिएंटेशन चेंज होगी, तो यहाँ पर D बिलो द प्लेन है और यहाँ पर D अबव द प्लेन है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कनेक्टिविटी, बट लोकेशन ऑफ एटम्स है ना डिफरेंट इन स्पेस। क्लियर है? तो ये आपका स्टीरियो आइसोमर्स। क्या क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए,
क्या बेटा समझ रहे हो मेरी बात? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, या स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होना चाहिए। एटम्स या ग्रुप्स या जो भी है चीज़ें हैं उनका स्पेस में अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है देन दैट विल बी व्हाट स्टीरियोआइसोमर्स, है ना, वहाँ पे स्टीरियोआइसोमरिज्म आएगी। चलिए और आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात को समझिएगा बेटा। आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम 2 कंपाउंड आपको अलग अलग सेपरेट चाहिए होते हैं, तब हम देखते हैं कि उनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, ठीक, 2 अलग सेपरेट मॉलिक्यूल होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल में देखो, इसमें अगर हम अल्कीन की बात करें तो देखो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है बेटा और एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है। चलिए ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। जब हमने अल्केन की बात की थी तो सिग्मा बॉन्ड, जब वहाँ पर केवल सिग्मा बॉन्ड था तो हमने कहा था ना कि यहाँ पर बेटा क्या ओवरलैपिंग जो होता है, यहाँ से इनको ओवरलैपिंग रीजन चेंज नहीं होता है, तो आप एक को फिक्स करके दूसरे कार्बन को घुमाते जाओ, ऐसे फिक्स करके दूसरे घुमाते जाओ तो घूमता चला जाएगा, और ऐसे इन्फाइनिट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स, रोटमर्स या कन्फर्मेशंस बन सकते हैं। बट यहाँ पर क्या है बेटा कि सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ गया, तो अगर आप इसको फिक्स करोगे और इसको घुमाओगे बेटा तो पूरा मॉलिक्यूल घूमेगा, तो वही फॉर्म रहेगा। बट आपको अराउंड इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड घुमाना है, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस जो आईएनए बनेगा उसके अराउंड घुमाना है, तो ये पार्ट घूमना चाहिए। क्या ये पार्ट घूम सकता है? तो अगर आप इस पार्ट को घुमाओगे तो बेटा ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ऐसा समझो कि हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, एक कार्डबोर्ड है, जरा देखिए मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। एक कार्डबोर्ड है, ये सपोज, और आपके पास ये एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरे एक कार्बन है। एक कार्डबोर्ड है, 2 कार्डबोर्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसमें एक हमने कील ऐसे लगा दी, हमने एक को फिक्स कर दिया। दूसरे को हम घुमाएं तो ऐसे आसानी से घूम सकता है, इसका जो ओवरलैपिंग रीजन वो चेंज नहीं होगा। बट हमने क्या करें, इस कार्डबोर्ड में 2 कील ठोक दें, एक दूसरी कील हमने ये ठोक दी ऐसे करके। अब अगर आप इस वाले के अराउंड से घुमाना चाहो तो बेटा बताओ क्या इस वाले के अराउंड घूमेगा? केवल इस वाले के अराउंड, केवल इस वाले के अराउंड घुमाने के लिए आपको ये तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूट के अलग हो जाएगा तभी ऐसे घूम पाएगा, है ना। अदरवाइज अगर आप घुमाओगे तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा, तो मॉलिक्यूल तो वही रहेगा, मॉलिक्यूल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। डिफरेंट फॉर्मेट आपको मिलेगा ही नहीं, सेम चीज़ रहेगी, राइट, आइडेंटिकल फॉर्म ही आएगा आपका। तो अगर आप इस ग्रीन वाले के अराउंड घुमाना चाहते हो तो बेटा ऐसे घुमाओगे अगर, तो देखो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका, भैया, है ना, तो ये डिफॉर्म हो जाएगा, तो कंपाउंड ही नहीं रह जाएगा। इसलिए जब पाई बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। रोटेशन क्या हो जाता है बेटा? रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रोटेट नहीं कर पाता है। सो ड्यू टू पाई बॉन्ड सीसी बॉन्ड फिक्स कर दिया आपने, सो नो रोटेशन अराउंड सीसी सिंगल बॉन्ड। सीसी सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, क्लियर है बात? समझ गए होगे मुझे लगता है। अब जरा देखो, अब जैसे ये क्या बेटा, आप इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करा सकते हो उसको, तो यहाँ पर H और यहाँ पर CH3 है, इसको रोटेट करा के ऐसे क्या CH3 H को नीचे और CH3 को ऊपर ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि ये कंपाउंड रहेगा ही नहीं। अभी आपने देखा कि पाई बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, ये कंपाउंड रहेगा ही नहीं। यानी इस A को B में ऐसे आप रोटेट करा के कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है। यानी ये मॉलिक्यूल को रोटेशन से आप इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सो कैन नॉट इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। और समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ लॉकिंग ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से ये लॉक हो गया है। ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट नहीं कर पाएगा। सो बिकॉज ऑफ लॉकिंग ऑफ पाई बॉन्ड देयर इज नो फ्री रोटेशन पॉसिबल बिटवीन CC सिंगल बॉन्ड। सो बोथ A एंड B विल बी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप A ले रहे हो तो B आप अलग से, आपको दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल A है तो आपको दूसरा मॉलिक्यूल के पास अलग से एक B होना चाहिए, जो कि एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये एक दूसरे से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो A एंड B विल बी डिफरेंट मॉलिक्यूल। सो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इफ फ्री रोटेशन वॉज पॉसिबल A कैन बी कन्वर्टेड टू B, तो A B में कन्वर्ट हो जाता एंड विल गेट सेम मॉलिक्यूल, फिर हमको वही मॉलिक्यूल मिल जाता। नो डिफरेंट मॉलिक्यूल, सो नो आइसोमर्स। बात समझ रहे हो? तो भाई वही सेम चीज़ आ जाती है आपके पास, वही है ना। तो वहाँ पर हम कन्फर्मर्स की बात करते हैं, जो कि रियल या ट्रू आइसोमर्स होते ही नहीं है एक्चुअली में। तो आइसोमर्स के लिए बेसिकली अगर हम ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल किसी की बात करें तो आपको डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, उनके बीच में आपको कंपैरिजन करना होता है, राइट। मतलब वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए, और यहाँ होगा भी नहीं होने चाहिए, और यहाँ हो भी नहीं रहा है तो अच्छी बात है भाई, तो अच्छी बात है भाई। क्लियर कहानी? चलिए ठीक है, देखिए अब जरा आगे। तो अब देखिए जरा बेटा इसमें कि GI के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी क्या देखा है इसमें कि A और B एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब रोटेशन कैसा हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। अदरवाइज अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बेटा ये रोटेट कर जाएगा, है ना। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। वो पाई बॉन्ड की वजह से भी हो सकता है और भी रीजन्स हो सकते हैं, साइक्लिक कंपाउंड्स में भी होता है, ठीक है, राइट। अब ये जो A और B हैं ये इंटर कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए, बल्कि ये डिफरेंट कंपाउंड होने चाहिए।
क्या होना चाहिए? डिफरेंट। बोथ ए एंड बी मस्ट बी डिफरेंट। तो देखिए क्या कंडीशन है। और तो अब जीआई के लिए बात करें तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मान लो ए और बी डिफरेंट है एक दूसरे में इंटर, ये मतलब ये मॉलिक्यूल आपका अलग है और ये अलग है सपोज, है ना। तो ए एंड बी जो आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ए एंड बी, ये जो दो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो बेटा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। और ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इनका कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए। और एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस में पोजीशन है वो डिफरेंट होना चाहिए। मीन्स स्टीरियो के लिए तो रिक्वायरमेंट है ही है। और दूसरा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। L1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू L2 होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना बेटे? कहानी समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें और जो ये चार एटम्स आपके सामने हैं, है ना, ये आपके एक सेम प्लेन में होने चाहिए। क्लियर कहानी? बात यहाँ तक समझ में आती है? तो देखिए जरा सा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड। तो अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स करना है तो भैया दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उनकी कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है मेरी। एंड फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द टू एटम्स। जो डबल बॉन्डेड या जो भी है, जो दो एटम्स है जिनके अराउंड आप जीआई की बात कर रहे हो, इनके अराउंड यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सो ए एंड बी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तभी ए एंड बी एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं, ट्रू आइसोमर्स। अदरवाइज कन्फॉर्मर्स तो आपने देखा ही कि अगर भाई रोटेट करा दो तो वही मॉलिक्यूल घूम घूम के अलग अलग फॉर्म बनाता रहता है, तो आपको ट्रू आइसोमर्स नहीं था। तो ए एंड बी आइसोमर्स हो सकते हैं कब? जब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो। और ये स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं कब? जब पोजीशन ऑफ एटम इन स्पेस डिफरेंट हो। और उसके बाद अगर हम बात करें जीआई की, तो इनके बीच में अगर रोटेशन कैसा है, सिंस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन द बॉन्ड प्रेजेंट इन टू एटम्स, तो इनके बीच में जो ए और बी दो मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है, तो यहाँ पर रोटेशन कैसा होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होने चाहिए, तब वो जी आई शो करेगा, राइट। और L1 शुड नॉट इक्वल्स टू L2 होना चाहिए। और वही बात है कि जो ए और बी हैं, मतलब ये आपने जो इस तरह से देखा था, इस तरह से ए बी ई या एफ यहाँ पर जो लगे हैं, ये चारों एटम्स या ग्रुप्स जो भी यहाँ पर लगे, ये सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी जीआई की बात हो सकती है बेटे, तभी जीआई की बात हो सकती है। कहानी क्लियर है बेटे? ठीक है, कहानी क्लियर है। चलिए तो अब बात करते हैं आगे, ओके, देखते हैं, समझते हैं। और भी कंडीशंस देखिए जरा सा। जैसे आपने सी डबल बॉन्ड सी लिया, तो रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पर देखो ए और बी लगा है, यहाँ पर ई और एफ लगा है। तो इस कार्बन पे जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम्स हैं, वो अलग होने चाहिए, ये दोनों। इस कार्बन पे ये दोनों हैं, वो अलग होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये। मतलब ये ए और बी अगर इधर है तो ए और बी इधर भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, समझे? ए और बी इधर, जहाँ पर जिन दो एटम्स के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, समझे ना बेटा, जैसे इसके बीच में और उसके बीच में, तो यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल लगे, ये दोनों अलग होने चाहिए, यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो फिर इसकी वजह से जीआई शो कर सकता है ये, है ना। और ये जो चारों एटम्स हैं, ये वाले, ये और ये चारों एटम्स, ये या फिर ये और ये, ऑल फोर ग्रुप्स मस्ट बी इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए, समझ रहे हो? एक प्लेन में होना चाहिए, इस तरह से, ये एक ही प्लेन में होने चाहिए। और जब बेटा एक प्लेन में है, तो मुझे एक चीज़ बताना, मुझे जब ये एक प्लेन में है, तो अगर हम बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर ये एक प्लेन में है तो क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या नहीं हो सकती, उस बात को हमें थोड़ा समझना होगा। कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल लें, देखो ए एंड बी एंड ई एंड एफ मस्ट बी इन सेम प्लेन, टर्मिनल कार्बन एटम शुड बी प्लानर, मतलब ये प्लानर एटम्स होने चाहिए। वैसे भी यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो बेटा एक सेम प्लेन में तो होंगे ही होंगे। देखो इस तरह से ट्रायंगल बनेगा यहाँ पर, ऐसे जरा समझो, और इस तरह से यहाँ भी एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा कुछ इस तरह का। तो बताओ ये सेम प्लेन में आगे कि नहीं आगे? ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जोड़ दिए तो सेम प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे? अब मान लो ये कंपाउंड है, और जरा देखिए, कंडीशन समझते जाइएगा बेटे बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, तब आपको मजा आएगी बढ़िया से समझने में। तो ये CH3H है और यहाँ पर H और CH3 है। अगर हम सेम ग्रुप की बात करें, जैसे CH3 और CH3, तो बेटा चूंकि ये सेम प्लेन में है, गौर फरमाना, इस तरह से ले लें, ऐसे सेम प्लेन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो ये इस डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ तक की, दो एटम्स के बीच की, अगर ये L1 है, और ये जो एटम्स है यहाँ से, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L2 है, तो एटम्स की ये डिस्टेंस, लाइक ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये L1 है और ये अगर L2 है, तो ये दोनों
सेम नहीं होनी चाहिए, दिस मस्ट बी डिफरेंट। और बेटा एक चीज़ बताओ, अगर सेम प्लेन में है तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट होगी। देखो ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग होगी कि नहीं अलग होगी, मुझे बताओ। और ये हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होती है, पता है ना आपको, डायगोनल है, डायगोनल है कि नहीं बेटे, बताओ डायगोनल है या जो भी है। पता ये डिफरेंट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर ये सेम प्लेन में है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये L1 या L2 है तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। सो L1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू L2 फॉर GI। अगर दोनों सेम है तो GI शो नहीं करेगा। इफ ऑल फोर ग्रुप्स आर इन नॉट इन सेम प्लेन, नो GI। तो समझो जरा बात को, मैं फाइनली बोलना चाहता हूँ, समझना। दो एटम्स के बीच में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। लिखूँ यहाँ पे, देखो पहला, बिटवीन टू एटम्स रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। मैं इससे भी इतना दे रहा हूँ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। वो पाई बॉन्ड की वजह से हो सकता है, वो और भी रीजन हो सकते हैं। दूसरा, एट ए पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ से GI शो हो रहा है, एट ए पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ से GI शो हो रहा है, पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ से CI हो रहा है ना। दो जो ग्रुप लगे हैं, बोथ एटम और ग्रुप शुड बी डिफरेंट, और ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ऐसे समझो बेटे, ऐसे नहीं कि बस GI कर लिया काम हो गया, हर बात को समझे। तीसरी बात, ऑल फोर एटम्स, ये वाले ऑल फोर एटम्स शुड बी इन सेम प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन। समझो बात को, राइट बेटे, एक प्लेन में होना चाहिए। और L1 L2 क्या है आपको पता है, सो L1 मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू L2, L1 L2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं देन कंपाउंड विल शो GI। और बाकी वो तो है ही है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए, वो तो पहले से ही बोल चुका हूँ, कनेक्टिविटी सेम होना चाहिए। तो ऐसा अगर है बेटे देन देयर विल बी GI, अदरवाइज GI नहीं होगा। अगर ये चारों एक प्लेन में नहीं है तब भी GI नहीं होगा। अगर L1 इक्वल्स टू L2 हो गया तब भी GI नहीं होगा। अगर ये दोनों सेम हो गए, AA हो गए या BB हो गए तब भी GI नहीं होगा। अगर रोटेशन स्ट्रिक्ट नहीं है तब भी GI, यानी कि सारी कंडीशन फॉलो होगी तभी GI होगा ये, अदरवाइज GI फॉलो नहीं होगा। बोलो बेटा, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बहुत गर्दा चीज़ है बेटे, बहुत गर्द। अच्छा ये वाली बात समझ रहे बेटा, एक ही प्लेन में तो आपको साफ साफ ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग अलग नजर आ रही होगी, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा सा। अब केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल, बहुत सारे केसेस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स की बात करें, डबल बॉन्ड सिस्टम में बात करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन में बात करते हैं, साइक्लो अल्कीन्स में बात करते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग GI वहाँ पर बात करते हैं, ट्राइफिनाइल सिस्टम्स में बात करते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में GI की बात करते हैं, और बहुत सारे मिसलेनियस केस होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम की। अभी सब बता दिया मैंने, देखो जरा सा, ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है ABEAT, A शुड नॉट इक्वल्स टू B एंड E शुड नॉट इक्वल्स टू D, पता है। और बाकी का चूंकि ये प्लानर है, आपको पता है पहले से डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये L1 L2 अलग होगा, और ये सब सेम प्लेन में होंगे, बता ही भी दिया, रीजन भी बता दिया, और रीजन और भी समझा देंगे आपको प्रॉपर ऑर्बिटल डायग्राम से, तो ये GI शो कर सकता है। तो सारी कंडीशंस बेटे आप लगा लेना। अगर कहीं पर लोन पेयर है तो लोन पेयर को भी हम एक फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं, जरा चेक करते हैं, देखो कैसे। इसका एक सिंपल तरीका बताऊँ आपको, देखो क्या करो आप, ये देख रहे हो, इसको ऐसे कट कर दिया करो। पहले बताओ रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन है, यस है, उसके बाद इसको ऐसे कट करो। इस कार्बन पे देखो, क्या ये दोनों अलग है, यस अलग है, क्या ये दोनों अलग है, यस अलग, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो यानी इसका इस पर भी दोनों अलग, इस पर भी दोनों अलग, राइट। सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, प्यूअर्स नहीं आना चाहिए, राइट बेटे। और यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, और जिससे प्लेन में हो गई होगा, अगर सिंगल डबल बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है एक, है ना, तो प्लेन में तो एक हो गई होगा, तो इस तरह से GI शो कर जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ से कट करो ऐसे, देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, राइट, यहाँ पर। और रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड, ऐसे कट करो, देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, CI फॉर GI इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इट कैन बी प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट हैविंग रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन। तो जरूरी नहीं कि कार्बन ही हो, यहाँ पर एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर उसमें वो सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वो GI शो करेगा बेटे, तो वो GI शो करेगा। ठीक है, देखो वही रीजन तरीका बताया था, देखो ये कट किया, अब देखो अलग 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 अलग। हाँ, अब ऐसे नहीं कहीं भी कर दो, देखो तो रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब सारी कंडीशंस लगाओ। अब तो देखो, अब यहाँ पर देखो जैसे कि, तो इस पर देखो ये सेम आ जा रहा है, नहीं करेगा, देखो इस पर देखा ये सेम आ जा रहा है, नहीं करेगा, देखो इस पर देखा तो देखो ये अलग, ये अलग, और देखो ये वाला पार्ट ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, ये करेगा। देखो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड से काटते हुए जाना है आपको, ये अलग, ये अलग, और ये देखो ये अलग है, ये शो करेगा। यहाँ से कट के ये सेम आ जा रहा है, नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ऐसे कट करो, तो ये अलग, ये अलग, और ये ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, यस शो करेगा, ये शो करेगा। जरा इसको देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड से काटा, देखो ये सेम हो जा रहा है, नहीं करेगा। यहाँ से काटा, ये ऊपर नीचे सेम हो जा रहा है, नहीं करेगा। यहाँ से काटा, यस ये करेगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। देखिए अगला देखते हैं आप, ठीक है। देखिए जैसे हमने इसको देखो डबल बॉन्ड है ना बेटे, इसके राउंड कट करो, यहाँ से ऐसे कट किया,
तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग शो करेगा। अगर इसकी बात करें तो ऐसे कट किया, ये तो सेम आ जा रहा है, तो ये शो नहीं करेगा। अब एक चीज़ समझो बेटा, जैसे ये वहाँ पे फिर से लिखा मैंने कि मान लो सपोज ये कंपाउंड था आपका कुछ C डबल बॉन्ड C, ये A, ये B, ये E एंड दिस इज F, है ना, ये मैंने दिखाया यहाँ पर। तो बेटा देखो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर है, sp2, इस वाले पे भी sp2 है, देखो यहाँ पे sp2, ठीक है, ओके। नाउ अब sp2 है तो बेटा तो आपको होता है ट्राइगोनल प्लानर होता है, तो ये ट्राइगोनल प्लानर और ये देखो ये आपका ट्राइगोनल प्लानर। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है बेटा कि ये जो A, B, E एंड F है ये एक ही प्लेन में, क्योंकि ये तो पूरा एक प्लेन हो गया ना बेटा ट्रायंगल का। इससे दो ट्रायंगल ऐसे आप जोड़ लो, अगर दो ट्रायंगल अगर प्लानर है, एक ट्रायंगल ये प्लानर, एक ट्रायंगल प्लानर, सामने से जोड़ दो बेटा, तो यहाँ पर जो भी एटम्स इधर या इधर लगे होंगे सेम प्लेन में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो अगर हम ये डिस्टेंस देखें और ये डिस्टेंस देखें तो बेटा दोनों अलग अलग ही आएंगे। तो L1 शुड नॉट बी इक्वल टू L2 एंड AB एंड EF ये जो है ये सेम प्लेन में होनी चाहिए, तभी GI की बात होगी। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझें कि मान लो कहीं पर अगर हम मान लो आपने कहा कि sp2 है, sp2 है और जिसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो आईएनए एक्सिस आपकी जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस है। फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई भी ले सकते हो, मैंने जेड लिया यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुआ होगा sp2 में? जैसे दो कार्बन sp2 ऐसे समझाएं अगर हम आपको, एक समझना जरा बात को, तो देखो एक ये और एक आपका ये रहेगा, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन। अब बताओ ये sp2 वाला है ना बेटा, ये देखो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। बात को समझना, इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा क्योंकि यहाँ पर एक s, 1s एंड 2p यूज हुए हैं, तो एक p आपका जो होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तगड़े समझ। अब कौन सा क्या होगा समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये पहला कार्बन, अब ये दूसरा कार्बन, तो हमने एक कार्बन ये लिया, अब दूसरा कार्बन, ऑर्बिटल डायग्राम समझना बेटा बहुत तगड़े से। दूसरा कार्बन मैं ले रहा हूँ तो दूसरे का कुछ इस तरह का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ये राइट, फिर एक इस तरह से, फिर एक इस तरह से, ये है ना। अब ये वाला भी, इधर वाला भी sp2, इधर वाला भी sp2, ये लोब भी sp2 है, ये लोब भी sp2 है, और ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन आके ओवरलैप कर गए कुछ इस तरह से, और फिर पाई बॉन्ड बने। अब बताओ बेटा एक चीज़ समझना जरा सा, सिग्मा से पहले समझते हैं, पहले सिग्मा समझते हैं, पहले इसकी बात करें सिर्फ हम, जो sp2 ओवरलैप हो रहा है। अगर हमने कहा कि जो जेड एक्सिस है वो आपका आईएनए है जेड, तो बेटा इस sp2 में कौन कौन यूज हुआ होगा? देखो एलोंग ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, लाइन ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियस, तो इसमें S जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ S होगा। और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, अब चूंकि sp2 है और यहाँ पर आईएनए भी जेड ले रहे हो तो यहाँ पर जेड तो इन्वॉल्व हो ही रहा होगा क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग जा रहे हो आप, सामने से ओवरलैप कर रहा है, आईएनए आपने ये लिया जेड। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई इसके साथ px हो जाए या py हो जाए, यानी कि दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। पहले क्या है sp2 में, अगर sp2 है S प्लस आपका pz और प्लस px हो, या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है S प्लस pz प्लस py हो। अगर ये यूज हुआ है तो इसमें जो आपका py होगा दैट विल बी अनहाइब्रिडाइज्ड, और अगर ये कॉन्सेप्ट sp2 का यूज़ किया आपने तो यहाँ पर जो होगा आपका px अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, वो तो अनहाइब्रिडाइज्ड कहानी क्लियर बेटे? तो इसका मतलब यहाँ पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा होगा कुछ तरह से, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज px, अगर ये px है तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूज हुआ? दिस वन, नो अनहाइब्रिडाइज्ड आपका px है, ये वाला देखो यहाँ पर नीचे वाला अनहाइब्रिडाइज्ड अगर आपका px है तो आपका कौन सा वाला यूज हुआ? ये देखो नीचे वाला। इसका मतलब यहाँ पर आपका sp2 में आपका s, pz और py यूज हो चुका है, दिस px इज अनहाइब्रिडाइज्ड। बेटा ये बात समझ में आती है क्या? एक चीज़ और हम आपको समझाना चाहेंगे, देखिएगा जरा बेटे। मान लो सपोज फॉर एग्जांपल sp है, तो इधर के मान के चलें कि कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ये sp है, इसकी बात करें थोड़ी देर के लिए sp की। अब sp का मतलब, इसका मतलब 1s और 1p। अगेन हम बोलेंगे कि जो आईएनए है आपका वो जेड है, आईएनए है जो आपका जेड एक्सिस है, इस कार्बन पे ओवरलैपिंग को देखो तो sp का मतलब तो लीनियर होता है बेटे, लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। तो इसमें कौन कौन सा यूज हुआ होगा अब बताओ मुझे? जेड आपका, ये आपका क्या, तो इसमें एक एस और एक पी, तो एक तो एस हो गया देखो समझना, और दूसरा चूंकि आईएनए जेड है तो बेटा pz ही यूज हुआ होगा। तो इसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं वो px एंड py होंगे, यानी इस पर जो अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे इस तरह से, जो दो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे ये वाले कौन से होंगे? px और py होंगे।
क्या ये बात समझ पा रहे हो ना बेटे? आइए ना, आपका जेड एक्सिस है तो भैया जब सामने सामने से ओवरलैपिंग, भाई सामने सामने से ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग के अराउंड ही तो आपका सिग्मा बनता है। तो जो सिग्मा की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, सिग्मा की बात करें यहाँ पर हम लोग, है ना, सिग्मा की बात करें, सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो कौन सा आपका पी जेड यूज होगा? कौन सा यूज हुआ होगा? पी जेड यूज हुआ होगा, क्योंकि ये जेड एक्सिस है आई एन ए, तो एस और पी जेड यूज हुआ होगा। जो अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर बचे होंगे वो पी एक्स और पी वाई होंगे, है ना। क्या मतलब, क्यों समझाना चाह रहा हूँ, जरा समझिए इस बात को। देखिए कैसे क्यूमुलेटेड सिस्टम, क्यूमुलेटेड में क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, इस तरह का सिस्टम अगर आ जाए तो उसको हम क्यूमुलेटेड सिस्टम बोलते हैं। एलीन, चलिए यहाँ पर एच लगा है, यहाँ पर सी एल लगा है, यहाँ पर एच लगा है, यहाँ पर सी लगा है। देखिए बहुत बढ़िया से समझते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनल कार्बन देखो जरा, ये वाला और ये वाला, इनमें ये देखेंगे तो पहले अगर ये जी आई शो करा तो देखो डबल बॉन्ड तो बीच में आ जा रहा है बेटा। इसका मतलब क्या है कि ये आपका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब टर्मिनल कार्बन को अगर हम देखें तो अगर हम इसको यहाँ से कट करें ऐसे, तो देखो ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल ये अलग है, ये अलग है, देखो कट किया ऐसे तो ये अलग अलग मिल रहा है। इसका मतलब ये शो कर सकता है जी आई। बट अब ये जो चारों ग्रुप्स हैं ये सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर ये सेम प्लेन में होंगे तभी L1 डज नॉट इक्वल टू L2 होगा। अगर ये सेम प्लेन में नहीं है तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो जरा इस बात को समझते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडेशन निकालें जरा, देखिए इस जगह पे तो यहाँ पे sp2 आएगा, यहाँ पे sp आएगा और यहाँ पर sp2 आएगा, समझना। अब sp2 हमने कहा कि यहाँ पर sp2 है, यहाँ पर क्या है sp2 है, गौर फरमाइएगा। अभी जो sp2 है हमने यहाँ पर आई ने क्या लिया, जेड ले लिया, आई एन हमने जेड एक्सिस लिया। तो अब sp2 बताओ क्या क्या हो सकते हैं, मुझे खुद बताओ। जेड लिए तो जेड तो इन्वॉल्व होना ही होना है, तो देखो s होगा, sp2 मतलब एक s और 2p, 1s प्लस 2p। बहुत तगड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझिए एक बात। तो एस तो होगा ही होगा। अब बेटा बताओ जेड भी होगा, क्योंकि आई एन जेड है, क्योंकि इसके अलोंग हम तो जेड एस हो गया, जेड हो गया। अब एक्स और वाई में कोई भी एक ले सकते हो, तो हम सपोज ले लिया पी वाई इन्वॉल्व है। तो बताओ यहाँ पर बेटा अनहाइब्रिडाइज कौन बच गया, तो इसमें ये यूज्ड है, यानी एस पी वाई पी जेड इज यूज्ड। तो बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ पर पी एक्स अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड है आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साफ साफ पी एक्स, क्लियर। और आपको पता है कि यहाँ पर एक सिग्मा बना है, एक पाई बना है, यहाँ पर एक सिग्मा बना है और एक पाई बना है। जो सिग्मा और पाई, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड आपका पी एक्स है। तो अब बेटा अगर यहाँ पर एक सिग्मा बन चुका है ऑलरेडी, तो जब पाई बनाओगे तो पाई में क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पर इस कार्बन पे पी एक्स है तो इस कार्बन पे ही पी एक्स होगा, तभी तो ओवरलैप करेगा साइड वाइज, और यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब एक और ऑर्बिटल आपको यहाँ पर पी एक्स यहाँ पर इस वाले पे भी होना चाहिए, जो कि साइड से ओवरलैप कर जाए, समझना बात को, साइड से ओवरलैप कर जाए। अब यहाँ पर आया एसपी, एसपी आया। अब जरा एसपी को समझिएगा, तो एसपी मतलब क्या, 1s और 1p, समझना, 1s प्लस 1p। अब p कौन सा बेटे, p कौन सा भैया, जेड है, तो इसका मतलब s प्लस पी जेड, एस प्लस पी जेड। कौन कौन सा अनहाइब्रिडाइज बच गया आपका, पी एक्स एंड पी वाई बच गया। तो यहाँ पर पी एक्स एंड पी वाई बच जा रहा है, तो देखो पी एक्स पी वाई आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, देखो ये। अब चूंकि यहाँ पर एक सिग्मा था तो एक पाई होने के लिए पी एक्स आपस में ओवरलैप कर गए। चलिए तो अब बताओ बेटा यहाँ पर क्या क्या हो जा रहा है। ये जो यहाँ पर है इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज हुए पी के, जरा बताना मुझे। ए यूज हुआ है, पी वाई यूज हुआ है, पी जेड यूज हुआ है। तो वाई और जेड एक्सिस यूज हुआ है इस प्लेन को बनाने के लिए, ट्रायंगुलर प्लेन है ना ये, तो इस प्लेन को बनाने के लिए वाई जेड यूज हुआ है। इसका मतलब दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन, देखो ना, वाई और जेड यूज, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन। क्लियर ना, समझना बात को बेटे। देखो ना आपने इस पूरे ट्रायंगुलर प्लानर को बनाने के लिए sp2 हाइब्रिडेशन है ना, इसका sp2 है ना बेटे, sp2 देखो ये, तो sp2 तो s और px और py, सॉरी s py और pz यूज हुआ है। तो इस तो स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसको छोड़ो। तो प्लेन कौन सा, py और pz, यानी yz प्लेन है, यानी कि ये जो h और cl है yz प्लेन में। चलो ठीक है, अब इस पर आते हैं। तभी आपने देखा कि इसमें s और pz यूज हुआ है, तो px py अनहाइब्रिडाइज्ड हो गए, ठीक है। अब चूंकि pz हुआ है तो बेटा ये तो pz जेड वाला है ये, ओके। अब यहाँ पर भी एक सिग्मा है और एक पाई है, तो पाई कौन सा है, तो पी एक्स तो ये बना लिया, वाई बच रहा है, तो बेटा इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ ओवरलैप करेगा। भाई यही तो पी वाई बचा ना अनहाइब्रिडाइज्ड, तो यही बचा है, तो इसकी मजबूरी है कि अब इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ करेगा। अब जेड के साथ अलावा आप दूसरा एक्सिस भी आई ले सकते हो, उसके हिसाब से आप सोच सकते हो, तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, प्रॉपर तरीके से समझे। चलो वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर फिर से क्या है, sp2 है, तो चूंकि जेड है तो एस तो यूज होगा ही होगा और जेड यूज होगा। अब बेटा एक चीज बताओ, ये पी वाई और ये पी वाई ओवरलैप कर रहा है साइड से, अगर यहाँ पी वाई तो यहाँ भी पी वाई होने तभी पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी वाला पी वाई यानी पी वाई यूज हुआ है, यानी अनहाइब, बात समझ रहे बेटे। तो यहाँ पर जो sp2 में अनहाइब्रिडाइज्ड है वो कौन सा, जरा देख लो आप, यहाँ पर ये आपका पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें जो यूज हो रहा है जस्ट, इसमें जो यूज हो रहा है एस प्लस पी एक्स प्लस पी जेड यूज हो रहा है, और यहाँ पर जो है पी वाई आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है,
क्या ये समझ गया बेटे? इसका मजबूरी था अनहाइब्रिडाइज्ड होना, क्यों? क्योंकि ये पी वाई ही बचा है बेटा इसमें, और साइड से ओवरलैप होगा तो पी वाई के साथ ही साइड ओवरलैप करता है, एक्स एक्स के साथ करेगा, जेड जेड के साथ करेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड कैसे बनेगा बेटे? क्योंकि ये पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए। पाई बॉन्ड कब बनता है? जब दो ऑर्बिटल साइड से पैरेलली आए। तो पैरेलली कब हो सकते हैं? जब भैया पी वाई ये है और ये पी वाई है, तो इस प्लेन के 90 ये भी होगा, इस प्लेन के 90 होगा, एकदम आमने सामने से साइड से इस तरह से सामने 90 डिग्री पैरेलल आएंगे, तो पी वाई ही तो पैरेलल आ सकते हैं बेटा। पी वाई पी जेड कभी पैरेलल आ सकता है क्या? पी वाई तो पी जेड कैसा होगा? ऐसे आएगा। ये पी वाई ये पी एक्स है तो ऐसे आएगा, बट पी वाई होंगे तभी साइड से आएंगे। तो अगर ये पी वाई है तो ये वाला भी पी वाई ही होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है आपको, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। जैसे ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड थे, जैसे ये अनहाइब्रिडाइज्ड था, वैसे यहाँ पर पी वाई अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। तो बेटा पी वाई अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो कौन कौन से यूज हो जा रहा है? एक्स और जेड यूज हो जा रहा है। ये कहाँ से पता चला आपको? इस वाले से पता चला कि ये अनहाइब्रिड, तो यहाँ पर पी वाई भी। तो बेटा यहाँ पर एक्स और जेड, यानी जेड एक्स प्लेन है ये जो यहाँ पर प्लेन बन रहा है ट्रायंगुलर प्लानर SP2 है ना बेटे, तो ये जेड एक्स प्लेन, तो ये जेड एक्स प्लेन, ये वाई जेड प्लेन। अब समझो बात को, तो ये HCl, ये H और Cl वाई जेड प्लेन में है, और बेटा ये जेड और एक्स, और ये जो H और Cl जेड और एक्स प्लेन, ये अलग अलग प्लेन में आ गए। और जब ये अलग अलग प्लेन में आ गए बेटे, तो प्लेनर नहीं रहे। इसका मतलब ये एक सेम प्लेन में ये चारों के चारों नहीं है, और अगर सेम प्लेन में नहीं है तो ये GI शो नहीं करेगा। दैट्स व्हाई दिस विल नॉट शो GI, ये GI शो नहीं करेगा। तो देखो, अच्छा ये वाई जेड प्लेन है बेटा, और ये जेड एक्स प्लेन है। एक वाई और जेड को मिलकर बन रहा है, एक जेड और एक्स को मिला, तो ऑब्वियसली बात ये प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कहानी क्लियर है बेटे? ठीक है। तो जब ये और यहां पर फिर L1 = L2 आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो इसलिए अगर एक प्लेन में नहीं है ये, तो बेटा ये GI शो नहीं करेंगे, ये GI शो नहीं करेंगे, तो ये GI शो नहीं करता है। ये बात है, कहानी ये है कुछ। ठीक है। सो कंडीशन क्या है कि 1 पाई बॉन्ड अगर है, सपोज ये ए और बी है ना, तो अब जरा देखो, अगर ये पी एक्स है, इसका SP2 है ना, ये भी SP2, तो यहाँ भी PX ही होना पड़ेगा, राइट। और यानी आपका जेड है, तो अगर PX है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज हुआ है? S यूज हुआ है, PY यूज हुआ है, PZ यूज हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ भी PX है, यहाँ भी PX यूज हुआ है। मैं सिंगल बॉन्डेड सिस्टम की बात, सिंगल एक ऐसे मालिक्यूल जहाँ पर केवल एक ही पाई बॉन्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर PX क्या क्या यूज हुआ है बताओ बेटे? जेड तो है, ये तो जेड यूज हुआ है, देखो ना SP2 है ना बेटे, तो S प्लस और जेड है तो PZ यूज होना ही होना है। और हमने यहाँ पर अनहाइब्रिडाइज्ड PX बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पर PY यूज हो चुका है, यही सेम यहाँ पर आएगा। तो बेटा बताओ, ये आपका ZY प्लेन है, तो ये वाला भी ZY प्लेन है, ये सेम प्लेन में, इसलिए ये वाला शो कर जाता है, राइट। तो ये सो ABED आर इन सेम प्लेन, YZ प्लेन, दोनों सेम प्लेन में हैं। सो PX आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दूसरे के पैरेलल हैं ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एक दूसरे के पैरेलल है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन बन रहा है, पता ही आपको, जान रहे हो, तो ये आपका GI शो करेगा। बट अगर हम बात करें यहाँ पर इस सिस्टम की, अभी तक हमने किसकी बात की? इसकी बात की, इसकी बात की, जो शो नहीं कर रहा था, जहाँ पर दो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड थे, ये शो नहीं कर रहा था, है ना, और जहाँ पर सिंगल था ये शो कर रहा था। अगर हम मान लो 3 की बात करें तो देखते हैं ये शो करेगा कि नहीं करेगा। अब जरा समझिएगा बात को, बहुत तगड़ी यहाँ पर देखना है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, समझिएगा, देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। थोड़ा सा समझा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। जेड को हमने लिया आयन है, ये पूरा का पूरा जेड आयन है, ठीक है, क्लियर। चलो बात, अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, ये था ना आपका, ऐसे ऊपर लिख दूँ, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इधर H इधर Cl, इधर H इधर Cl, ये आपका SP2 था, ये आपका SP है, ये SP है, ये SP2 है, राइट। देखो ये SP2 है, चेक करो SP2। जेड तो आप ले चुके हो, चलो लिया जाए, जेड ले चुके हो, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? S तो हो गई होगा, जेड तो हो गई होगा, अब हमने PY को इंक्लूड किया, तो PX आपका अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया। चलिए ठीक है, तो ये PX, आप समझना बात को। अब SP की बात करें अगर हम, तो SP में बेटा क्या है कि एक S और एक P, और PZ चूंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है, तो सिग्मा तो PZ, तो यहाँ पर S प्लस PZ यूज करना पड़ेगा आपको। तो ऑब्वियसली बात है, आपका PX PY बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड। देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़, तो PX एंड PY इज अवेलेबल, PX एंड PY इज अवेलेबल। देखो S प्लस PZ है, और बेटा PX एंड PY अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो कि अवेलेबल है। चलिए ओके, तो बेटा बताओ, यहाँ पर PX है और यहाँ पर PX, दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये बॉन्ड पाई बॉन्ड बना देंगे, बन गया। चलो समझते हैं, चलो आगे चलते हैं। यहाँ भी SP है। अब समझना बात को,
अब जरा समझना बात को, आगे वाली ये आपको खुद समझना है बेटा। एक चीज़ बताओ, जब ये पी एक्स और पी एक्स इसके साथ एक पाई बॉन्ड बना चुका है और इसके पास एक पी वाई है, सिग्मा तो बन चुका है, जेड ले चुके हो आप, तो बेटा पी वाई ही यहाँ पर बच रहा है, तो पी वाई के साथ ही बनाएगा यहाँ पर, पी वाई के साथ ही बनाएगा यहाँ पर पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी देखो पाई बॉन्ड आ रहा है, एक सिग्मा और एक पाई है, पाई बॉन्ड आ रहा है बेटे, तो पी वाई के साथ बनाएगा, तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एस पी है तो यहाँ पर आपका एक एस और एक पी यूज हुआ है, तो एस प्लस पी जेड यहाँ भी यूज हो गया आपका, तो यहाँ पर भी पी एक्स पी वाई बच रहा है। बट यहाँ पर जो है आपका पी एक्स यूज हो चुका है, देखो ये वाला पी एक्स यूज हो चुका है ना, इधर बना चुका है, तो इसका जो पी वाई बचा है इस बचे हुए पी वाई के साथ इधर वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये पी एक्स बचा हुआ है, देखो पी वाई इज यूज और पी एक्स अवेलेबल है आपका। कहानी क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है उसको मार्क कर लेते हैं। आपका ये पी वाई यूज चुका, ये वाला पी एक्स बचा हुआ है यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर पी एक्स है तो पाई वन होना चाहिए, इधर भी पी एक्स होना चाहिए। अब जरा समझना, यहाँ पर ये SP2 जेड है आपका, तो SP2 का मतलब क्या, एस हो जाएगा, जेड आप ले चुके हो तो एस और जेड तो आ ही गया। अब जरा बताओ, अब अगर यहाँ पर पी एक्स आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इधर भी पी एक्स आपका अनहाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर यूज क्या होगा, अब हाइब्रिडाइजेशन में पी वाई यूज होगा। बोलो ना बेटे, तो यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, पी वाई यूज होगा, राइट, समझ रहे हो? क्योंकि पी एक्स अगर यहाँ पर पाई बॉन्ड है, देखो आप यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, एक सिग्मा पाई नजर आ रहा है, तो पाई तो बेटा ये अवेलेबल पी एक्स, ये अवेलेबल पी एक्स है, तो इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड बन गया तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड था, तो पी एक्स का पत्ता तो साफ हो गया। अब क्या बचा, एस बचा, पी जेड आपको लेना ही लेना है, तो बेटा पी एक्स तो साइड मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड था तभी पाई बॉन्ड बनाया यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको पी वाई यूज करना पड़ा, यानी यहाँ पर वाई जेड है बेटे। तो कौन सा प्लेन हो गया आपका, वाई जेड प्लेन, ये भी वाई जेड प्लेन। अरे भाई साहब, तो ये भी वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन, ये भी जेड वाई प्लेन, मतलब कि ये टर्म्स एक ही प्लेन में है और एक ही प्लेन में है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको ऐसे कट किया तो कोई ये अलग टर्मिनल वाले देख लो, ये अलग और ये चारों एटम्स एक दूसरे के साथ एक प्लेन में है, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि Cl सेम साइड, H सेम साइड, तो सिस फॉर्म हो जाएगा आपका। क्लियर है? एक बार फटाफट मैं आपको तेजी से रिवाइज कराता हूँ, जरा देखिएगा, फटाफट तेजी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये था यहाँ पर SP2 था, चलिए जेड आपने ये ले रखा है। SP2 में क्या क्या हो सकता है बेटा, एक एस और दो पी होंगे, तो एस और जेड तो आपने ले लिया। अब हमने इसको बोल दिया कि यहाँ पर ये अनहाइब्रिडाइज्ड है पी एक्स, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन कौन गया होगा, इसका मतलब पी वाई गया होगा, इसका मतलब ये वाई जेड प्लेन हो गया। चलिए ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आते हैं SP है, SP का मतलब अब जेड इंटेंट आपने INA ले ही रखा है, तो S प्लस पी जेड हो गया, यानी कौन कौन से हाइब्रिडाइज्ड है, पी एक्स और पी वाई। अब ये पी एक्स यहाँ पर ओवरलैप कर गए। अब बचा यहाँ पर पी वाई, और पाई बॉन्ड बन रहा है, आपको दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा देखो। तो इस पर आते हैं, अब इस पर आते हैं, तो यहाँ पर भी SP है, तो यहाँ पर भी S प्लस पी जेड ही होगा। अब यहाँ पर भी पी एक्स और पी वाई अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, इसका पी वाई इसके पी वाई के साथ ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से। यहाँ बचा पी एक्स। अब यहाँ अगर पी एक्स बच रहा है बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड, तो इधर भी अनहाइब्रिडाइज्ड पी एक्स ही होना चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर, तभी पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर SP2 है, तो इसका मतलब क्या कि S और पी जेड तो हो गई होगा। अब पी एक्स अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो बेटा इसका मतलब इस पर SP2 में पी वाई यूज किया गया है, तो यहाँ पर S प्लस पी वाई प्लस पी जेड है, यानी वाई जेड प्लेन या जेड वाई प्लेन, यहाँ भी जेड वाई प्लेन, तो एक प्लेन में आएंगे, इसलिए GI शो करेंगे। बताओ बेटे, कहानी क्लियर है क्या? और चूंकि सेम ग्रुप सेम साइड में है, इसलिए सिस फॉर्म है, और इसका ट्रांसफॉर्म ये हो सकता है। तो सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर Cl और Cl अपोजिट है, दूसरा फॉर्मेट आपका ये हो सकता है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। चूँकि सेम प्लेन में है, तो बेटा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग होगी, तो L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा बेटा। और उस वाले केस में भी, पहले वाले केस में भी, अगर ये आपका यहाँ से आता है L1 है और ये L2 है, राइट, तो बेटा ये दोनों L1 नॉट इक्वल टू L2 होगा। तो सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, इसलिए GI शो करेगा। बताओ बेटे, कहानी क्लियर है ना एकदम अच्छे से? तो ये सब चीज़ें आपके सामने मैंने रखी, कहानी एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे आपके सामने आई, है ना। चलो इसको देखते हैं जरा सा। मान लो कि दो, हाँ, हालांकि ये मैंने आपको समझाया था, अभी ये समझाया था, देख लो अभी फिर से एक बार जरा, चलो रिवाइज ही हो जाएगा, देख लो जरा सा कैसे। ये आपका SP2 है, जेड को आपने INA लिया, देखो ये जेड है, ये जेड INA लिया। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से समझा देते हैं आपको, इसे समझिएगा, देखिएगा। SP2 या यहाँ से देखो, SP2 का मतलब बेटे क्या, चलो किससे बताओ क्या क्या यूज हुआ, S और दो P,
तो एस तो ले लिया। अब चूंकि जेड है तो पी जेड तो हमने ले लिया। अब हमने यहाँ पर शो किया पी एक्स को अनहाइब्रिडाइज, तो पी वाई आ गया आपका यहाँ पर, यानी कौन सा प्लेन, ये जेड वाई, ये लीजिए। तो ये आपका एस पी टू था। अब ये एस पी है तो एस प्लस पी जेड होगा यहाँ पर, एस प्लस पी जेड होगा। तो पी एक्स और पी वाई तो आपके बच ही जाएंगे, तो पी एक्स और पी वाई। अब ये जो पी एक्स है बेटे, ये वाला जो पी एक्स है, ये वाला जो कि यहाँ पर यूज हो जा रहा है ओवरलैप, तो पाई बॉन्ड बना लिया इसने, तो कि इधर वाला पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर पी वाई बच रहा है, तो ये पी वाई इधर पर जो पी वाई अनवरेज लोग उसके साथ बनाएगा ये। तो जरा इस पर डालते हैं, ये एस पी टू है, इसमें कौन कौन सा हो सकता है, जरा देखिए एस पी टू है। तो अगर एस पी टू है तो एस और पी जेड तो होने ही होना, क्योंकि जेड आपका आई एन ए है। अब बेटा बताओ अनहाइब्रिडाइज्ड आपको क्या चाहिए, पी वाई चाहिए ना, तो देखो पी वाई है, तो इसका मतलब यूज कौन सा हुआ, पी एक्स यूज हुआ होगा, पी एक्स यूज हुआ होगा। बेटा समझ में आ रहा है ना, मुझे लगता है अब समझ गए होगे आप बात को, मुझे लग रहा है अब आप बात को समझ गए। एस प्लस पी जेड और हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर पी वाई रखना ही पड़ेगा, क्यों, तभी पाई बॉन्ड पॉसिबल है, इसका मतलब यहाँ पर पी एक्स यूज हुआ है। और अगर पी एक्स यूज हो तो जेड एक्स प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन, ये जेड एक्स प्लेन अलग हो गए। इसका मतलब क्या बेटा, अगर इसको यहाँ से कट करो तो सब कुछ लग रहा है कि होता हुआ दिखेगा, ये अलग है ना। यहाँ पर सी एल लेना होगा एक, ये सी एल है, तो देखो आप यहाँ से कट करो तो देखो आपका ये अलग टर्मिनल को देखो आप, है ना। तो इसको करना चाहिए बट नहीं किया, क्योंकि ये चारों के चारों जो है सेम प्लेन में नहीं है, एक जेड वाई प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में। तो ऐसा केस होने से बेटा L1 इक्वल टू L2 हो जाता है, और अगर L1 इक्वल टू L2 हो गया तो जी आई सो कभी भी नहीं करेगा। मुझे लगता है जी आई आपने बहुत तगड़े से, बहुत मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे समझ लिया होगा। प्रॉपर ऑर्बिटल अप्रोच मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। चलिए, तो अब कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए जरा सा। कहानी सब समझा दी, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। जरा देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, doubly bonded carbon atoms have to satisfy the remaining two valencies by joining with two atoms or groups। ये देखो डबल बॉन्ड तो है, बाकी के दो वैलेंसी ये देखो, इससे पूरा करो इधर, इससे पूरा करो इधर, ऐसे with two atoms or groups। if the two atoms or groups attached to each carbon atom are different, देखो अच्छा, इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट है, इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट है, इन दोनों का कभी इन दोनों से कंपैरिजन नहीं करना है, उसे प्लेन देखना है बस, उसके लिए बस प्लेन देखना है बस कर। ये दोनों डिफरेंट है इस पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और ये दोनों डिफरेंट है पर्टिकुलर डबल बॉन्डेड कार्बन, ऐसे देखना है आपको, है ना। अटैच टू ईच कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, देन दे कैन रिप्रेजेंट एक्स वाई एक्स सी सी एक्स वाई। देखो सेम चीज़ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे से कर सकते हो, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन स्पेस फॉलोइंग। देखिए ऐसे, तो यहाँ पर देखो सेम ग्रुप सेम साइड है सी से, यहाँ पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है ट्रांस है। ये आपका ए है, आपका बी है। देखिए और आगे ये आपके एनसीईआरटी की लाइनें हैं, देख लो आप। इन ए टू आइडेंटिकल एटम्स बोथ द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, है ना, समझो। द टू आइडेंटिकल एटम्स बोथ द एक्स और बोथ द वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड। अरे भाई सिंपल, सेम साइड में है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन सेम साइड में है, जबकि इसमें अपोजिट साइड में है। सेम साइड में तो सिस बोलेंगे, अपोजिट साइड में ट्रांस बोलेंगे, यही कुछ कहानी है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। देखो है ना। सो इन ए द टू आइडेंटिकल एटम्स बोथ द एक्स और बोथ द वाई लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्डेड, बट इन बी द टू एक्स और टू वाई लाई अक्रॉस द डबल बॉन्ड, है ना, और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। दिस रिजल्ट्स इन डिफरेंट ज्योमेट्री ए एंड बी। अलग अलग बिल्कुल स्पेस में पोजीशन अलग अलग होगा, इसमें सेम साइड है, इसमें अपोजिट साइड में, तो 3D में इनका अलग अलग स्पेस में पोजीशन दिख रहा है, तो ये जी शो करेगा ये कहानी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं ये। दिस रिजल्ट्स, ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्री ऑफ ए एंड बी सच दैट, है ना, दिस पोजिशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस इन द टू अरेंजमेंट इज डिफरेंट अरेंजमेंट दो मिल गए आपको, देयरफॉर दे आर सीरोइजमस, दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ एटम और ग्रुप्स अराउंड द सी डबल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड, बट रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड इज नॉट फ्री, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। तो अगर रोटेशन कर दिया जाए तो सेम ज्योमेट्री आ जाएगी भाई, एक से ट्रांस है, दूसरे को रोटेट करा दिया अगर दूसरे वाले मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर कार्बन के राउंड, तो सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बट रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। इट इज रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया है, वही सब कहानी है। देखो यहाँ पर बस एक बार जस्ट पढ़ रहा हूँ, है ना। तो इज नॉट फ्री, रोटेशन फ्री नहीं है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट टेक टू पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड एंड ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ टू नेल्स। लो वही जो समझाया था मैंने आपको, देख लो आप फिर से इस तरह से। टू कार्डबोर्ड्स ले लिया, एक ये कार्डबोर्ड एक ये कार्डबोर्ड है, दो नेल्स से इसको, अगर हमने सिंगल नेल लिया है तो इसके एक को फिक्स करके दूसरे के राउंड आप रोटेट करा सकते हो, इंटर कन्वर्टेबल हो जाएगा। बट अगर आप दो ले लोगे और आपको सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड था जो पहला था, सिग्मा था ये, देखो अब देखो ये वाला, अब इसके अराउंड अगर आपको रोटेट कराना है तो इसके अराउंड आप रोटेट नहीं करा पाओगे, क्योंकि इसके अराउंड अगर आप रोटेट कराओगे ऐसे कैसे भी करके तो ये पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा,
So take 2 pieces of strong cardboard and join them with the help of 2 nails. Hold one cardboard in your one hand and try to rotate the other. Can you really rotate the other cardboard? है ना? The answer is no. The rotation is restricted. This states that the restricted rotation of the atom or groups around the doubly bonded carbon atoms gives rise to different geometry of such compounds. The stereoisomers of this type is called geometrical isomers. बोलो बेटे, कहानी क्लियर है क्या? है ना? ये देखिए वो सारा कुछ वही है ना? So geometrical isomers है ना? So the isomers of the type A in which 2 identical atoms or groups lie on the same side of the double bond is called cis isomers. और दूसरे को trans बोला था. The cis and trans isomers have the same structure but have different configuration arrangement of atoms or groups in space. अलग अलग अरेंजमेंट था. Due to different arrangement of atoms or groups in space, these isomers differ in their properties. सिस और ट्रांस में आपने देखा था कि एक्स सेम साइड में थे और उस दूसरे में एक्स और एक्स अपोजिट साइड में थे ट्रांस में. तो उनका स्पेस में पोजीशन अलग अलग है, इसलिए बेटा ये अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो करेंगे, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा. तो इनकी पोजीशन को 3D में अलग होने की वजह से ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं. डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट या डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है ना. सिस और ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा है ना, या सॉल्युबिलिटी होगी, वो अलग अलग होती है, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से होती है. ठीक है. ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ब्यूट 2ene आर रिप्रेजेंटेड. देख लो भैया, देख लो कहानी. ये देखिए, ये आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है. देखिए सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन. इसका बॉइलिंग पॉइंट 277 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 274 है. अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इनका अरेंजमेंट जो है स्पेस में देखो इस तरह से इसमें दिख रहा है, इसमें इस तरह से दिख रहा है, अलग अलग है, इसकी वजह से आता है ऐसा. तो सिस फॉर्म ऑफ एल्किन इज फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांस फॉर्म. ये आपको मोर पोलर है. देखो कैसे, वो भी समझाते हैं आपको. ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो बेटा ये लेस ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ये है आपका, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये ऐसे जाएगा. देखिए इस तरह से, लाइक दिस. दोनों एक साइड में ऐसे जा रहे हैं, है ना, कुछ इस तरह से. मतलब अगर हम इसका वेक्टर बनाएं तो कुछ वेक्टर इसका ऐसा बनेगा, ऐसे ले लिया. और दूसरा बेटा कैसे जा रहा है? देखो ऐसे जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, इस तरह से जा रहा है. देखिए ऐसे, इस तरह से जा रहा है. जब इसमें जरा देखिए क्या हो रहा है, ये ऐसे गया और ये देखिए ऐसे जा रहा है. इसमें अगर आप देखें ध्यान से बेटा, तो ये आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. इनका जो देखो ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इधर की तरफ इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, बॉन्ड मोमेंट का. और ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना, तो इसका इधर डायरेक्शन होगा. तो बेटा एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो बेटा कैंसिल आउट करेंगे तो बेटा इसका जो डाइपोल मोमेंट है ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगा. और अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर होता है. और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट 0 आपको होता हुआ नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है बेटा, राइट. इसमें आपको ऐड होता हुआ नजर आ रहा है. इसको आप ऐसे चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो कि इस वाले को अगर आप ऐसे आगे बढ़ा लो सीधे, देखो ऐसे बढ़ाया. अब बताओ बेटा इनका वेक्टर सम निकालोगे अगर, तो बेटा कुछ रिजल्टेंट ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? देखो जरा, जो कि ऐड होता नजर आएगा. तो इसका पोलैरिटी ज़्यादा होगी कि नहीं? डाइपोल मोमेंट आएगा तो इसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी. इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो इसका पोलैरिटी कम होगी. सो दिस इज मोर पोलर एंड दिस इज नॉन पोलर. समझें कहानी को, समझें कहानी को, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें तगड़े से. देखिए अब सिस फॉर्म ऑफ अल्किन इज फाउंड टू बी मोर पोलर, अभी आपने देख लिया. देन द ट्रांसफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूट 2ene इज 0.33 डेबाई. इसका जो है डाइपोल मोमेंट 0.33 डेबाई होता है. वेयर एज डाइपोल मोमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म इज ऑलमोस्ट 0 और इट कैन बी सेड दैट द ट्रांसब्यूटिन इज नॉन पोलर. अभी हमको बताया 0 क्यों है ना. सो ट्रांसब्यूटिन इज नॉन पोलर. दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय द ड्राइंग ज्योमेट्री ऑफ द टू. ये समझा दिया मैंने आपको किस तरह से. इसका म्यू इतना है, इसका म्यू इतना है. इसका जो डाइपोल मोमेंट आता है 0.33 डेबाई आता है, इसका 0 के आसपास आता है. ये मैंने आपको क्लियर कर दिया अभी पूरा का पूरा. ठीक है. सो इन द केस ऑफ सॉलिड इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्रांस आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द सिस. देखो जिसमें बेटा जो कंपाउंड ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका है ना पैकिंग अच्छा होगा, और पैकिंग अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उसको मेल्ट करने में ज़्यादा एनर्जी यूज करना पड़ेगा. तो जैसे कि अगर हम देखें सिस की बात करें, जैसे ये CH3H CH3H, ये आपका सिस है, CH3H H CH3. ठीक है, ये मोर सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको. तो इसकी पैकिंग अच्छी होगी, और इसकी अगर पैकिंग अच्छी होगी बताओ तो उसका बताओ बेटे क्या होगा,
मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सॉलिड में जितनी अच्छी पैकिंग होगी उसको फिर बेटा मेल्ट में क्या करना कि मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करना, तो ज़्यादा अच्छी पैकिंग अगर हो गई तो अलग करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखो ये क्या है, कहा जा रहा है यहाँ पे क्या, इन द केस ऑफ सॉलिड्स इट इज ऑब्जर्व दैट द ट्रांस आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ मोर सिमेट्री, मोर इफेक्टिव पैकिंग देन द सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज ऑल्सो शोन बाय एल्कीन्स ऑफ दिस टाइप एक्स वाई सी एक्स वाई, मतलब ऐसे बता ही चुका हूँ, फिर भी आप देख लो ये ऐसे एक्स वाई एक्स जेड ये भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड सी एक्स वाई जेड डब्लू ऐसा भी हो सकता है। आप करके देख लो, तरीका तो बता ही चुका। ऐसे देखो, काटो एक्स वाई अलग एक्स जेड अलग, काटो एक्स वाई अलग जेड डब्लू अलग, सारी कहानी है। इसको देख लो, ये दोनों अलग ये दोनों अलग, इसको देख लो ये दोनों अलग ये दोनों अलग, बट ये जो 4 एटम्स हैं वो सेम प्लेन में होने चाहिए, ये मत भूलना, ये बिल्कुल मत भूलना बेटे, है ना। ये समझा चुका हूँ, आप इसको एक बार रीड करना बेटे, है ना। ये सारी कहानी क्लियर हो चुकी है। देखिए ये आपका सिस है और आपका ये ट्रांस है, सेम साइड है और ये आपका अपोजिट साइड है। तो ये था बेटे बात किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मुझे लगता है कि आपने बहुत तगड़े से बहुत बढ़िया से समझा होगा। कोशिश की मैंने आपको कि एक तगड़ा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपके माइंड में सेट करूं, और मुझे लगता है कि मैंने सेट कर लिया है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कि प्रॉपर्टीज अलग क्यों होती है, क्योंकि इनका स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी लाइक सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब अलग हो जाते हैं, है ना। अगर हम बात करें पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी सिस की ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांस, क्योंकि ट्रांस में नेट बॉन्ड मोमेंट या नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है, इसलिए नॉन पोलर हो जाता है इनफैक्ट वो, है ना। और अगर हम बात करें बेटा मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट मोर सिमेट्रिकल जो होगा, जैसे दिस इज मोर सिमेट्रिकल, ट्रांस इज मोर सिमेट्रिकल देन सिस, है ना। तो इसमें पैकिंग अच्छी हो जाती है, और पैकिंग अगर अच्छी हो गई तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज, सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे, तो उनको निकालने में या मेल्ट करके मॉलिक्यूल्स अलग करने में दिक्कत होगी, तो उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये बहुत तगड़ी तगड़ी कहानियाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की बेटे यहाँ पर। अब जो है बात आगे आती है, तो अब आती है बेटे बात क्या, प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अभी तक हमने नोमेनक्लेचर की बात की, आइसोमेरिज्म की बात की, स्ट्रक्चर की बात की, अल्कीन क्या होती है उसकी बात की, उसका जनरल फार्मूला क्या होता है उसकी बात की, कई सारी बातें हम लोगों ने, हमने कहा था ना 0 टू सुपरहीरो लेवल की बात करेंगे, तो देख लो बेटा किस तरह से 0 टू सुपरहीरो लेवल। फिर उसमें आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल की बात की और ज्योमेट्रिकल की बात की, राइट। ज्योमेट्रिकल मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ले जाने की कोशिश की, इवन कि मैंने आपको बताया कि अगर डबल बॉन्डेड सिस्टम आ जाए एक से ज़्यादा कंटिन्यूअस, तो उस केस में कैसे आपका जीआई होगा, कैसे नहीं होगा। और ज्योमेट्रिकल के लिए आप और भी बहुत अच्छा है, अगर आप करना चाहते हो बेटे, तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पूरा प्रॉपर लेक्चर्स हैं बहुत सारे, वो आप पूरे पूरे चेकआउट करें और उसको और भी बहुत अच्छा क्लेरिफिकेशन। बट यहाँ पर भी मैंने आपको बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है बेटे। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में सबसे पहले ये बात हम लोग बेटे बात करेंगे दैट इज फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन से हम लोग किस तरह से अल्कीन बनाते हैं, क्योंकि हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन की, तो वो हम आप लोग देखेंगे, है ना। अब इसमें भी कई सारी चीज़ें आएंगी, बहुत तगड़े से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे बेटे कॉन्सेप्ट्स, है ना। मस्त मस्त जैसे बर्च रिडक्शन वगैरह यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको, रोजरमूड रिडक्शन क्या होता है वो बताएंगे, रोजरमूड कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलास कैटलिस्ट क्या होता है, या फिर और भी बहुत सारी कई सारी चीज़ें जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और अल्काइन से किस तरह से हम अल्कीन बनाएंगे, या और भी क्या क्या इसके प्रिपरेशन मेथड्स हो सकते हैं, वो सारे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और ऐसे करके इसके लेक्चर्स, इसके सेशंस चलते चले जाएंगे, और आप बेटा एक स्ट्रॉन्ग एकदम ज़बरदस्त मजबूती के साथ, आप कॉन्सेप्ट की मजबूती के साथ आप आगे बढ़ोगे, और प्रॉपर क्लेरिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ बेटे, ठीक है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं बेटे कि अल्काइन से हम लोग किस तरह से अल्कीन प्रिपेयर करेंगे। ओके, देखिए जैसे कि हम बात करें बेटा यहाँ पर रोजरमूड रिडक्शन की, तो एक तो आपका रोजरमूड रिडक्शन होगा और दूसरे का आपका होगा बर्च रिडक्शन, ठीक है। रोजरमूड रिडक्शन में क्या होता है, जो अल्काइन होता है वो सिस अल्कीन में कन्वर्ट होता है, ठीक। और जो बर्च रिडक्शन होता है उसमें अल्काइन, और अल्काइन में कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए। नॉन टर्मिनल का मतलब कि जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन का, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, वो टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह से इनसाइड द चैन होना चाहिए, है ना। बट लास्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन। उसको ट्रांस में कन्वर्ट करता है। तो देखो दो तरह की चीज़ें, एक रोजरमूड रिडक्शन आएगा जो कि अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, एक बर्च रिडक्शन आएगा जो कि अल्काइन, नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये जो रोजरमूड रिडक्शन होता है, इसमें हम दो तरह के कैटलिस्ट की बात करते हैं। एक होता है रोजरमूड कैटलिस्ट जिसको हम आरसी बोलेंगे, एक होता है लिंडलास कैटलिस्ट जिसको हम एलसी बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो रोजरमूड कैटलिस्ट होता है आरसी, ये क्या होता है, हाइड्रोजन, पैलेडियम, सल्फर, क्यूनोलिन, है ना। और उसके पास फिर आता है क्या, BaSO4 बेरियम सल्फेट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं H2PD BaSO4।
लिंडार कैटलिस्ट में बेटे क्या आता है, हाइड्रोजन, देखो सिमिलर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, पैलेडियम पैलेडियम, सल्फर सल्फर, क्विनोलिन क्विनोलिन, बट डिफरेंस यहाँ पर बेरियम सल्फेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना बोलते हैं, ये चूना को हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, राइट। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे H2PdCaCO3 लिखते हैं। तो सब कुछ देखो यहाँ से यहाँ तक कॉमन है दोनों में। यहाँ पर अगर बेरियम सल्फेट आ गया तो रोजरमून कैटलिस्ट हो जाता है बेटे, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, चूना ले लिया, तो लिंडलास कैटलिस्ट हो जाता है, राइट। तो देखिए इस चीज़ का क्या है, देखो क्या है, हे पंडित जी बासा को क्यों चूना लगाया, हे हाइड्रोजन, पंडित जी पीडी, ठीक, बासा बेरियम सल्फेट है ना, फिर यहाँ पर एस आ रहा है तो सल्फर, क्यों क्विनोलिन, चूना CaCO3। डिफरेंस बेटा सिर्फ क्या आ रहा था दोनों में, BaSO4 और CaCO3 का आ रहा था। तो देखो कैसे बनाना है आपको, H2PD सल्फर क्विनोलिन, और अगर आपने बेरियम सल्फेट ले लिया तो आपका रोजरमून कैटलिस्ट बन जाएगा, ये देखिए है ना, ये देखिए आ गया। और फिर से चलो, ये सब में कॉमन था, देखो ये, और अगर इस बार आपने क्या लिया, CaCO3 ले लिया, चूना ले लिया, बासा को क्यों चूना लगाया, तो चूना ले लिया अगर आपने, तो आपके लिंडलास कैटलिस्ट हो जाएगा। तो H2PdCaCO3S क्विनोलिन, राइट, क्विनोलिन का स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। अब बर्च रिडक्शन में क्या होगा बेटे, बात समझ रहे हो, तो यहाँ पर जो भी आपका अल्काइन होगा दैट विल बी कन्वर्टेड टू सिस अल्कीन। फॉर एग्जाम्पल भी आपको दिखा दें हम, समझ आपके पास है H है ना, और CR ले लो, RC111CR। अब आपने इसमें रोजरमून रिडक्शन करा दिया, RC या LC कोई सा भी, तो क्या होगा, इसको पहले डबल बॉन्ड कर दो बेटे, और चूंकि आपको पता है कि सिस बनेगा तो RRS लगा दो, और चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो आप यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन ऐसे लगा दो, तो देखो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, सिस अल्कीन में, सिस अल्कीन में। तो ये जो अल्काइन था बेटे आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सिस अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। बर्च रिडक्शन में बेटा जो बर्च रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सोडियम लिक्विड अमोनिया होता है या फिर लिथियम लिक्विड अमोनिया होता है, वो नॉन टर्मिनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम यही रिएक्शन सपोज इसमें हम Na लिक्विड अमोनिया डाल देते तो आप ऐसे ही करते, बट डिफरेंस यहाँ पर ये आता कि इस बार ट्रांस बन जाता, कुछ इस तरह से ये आपका ट्रांस अल्कीन हो जाता। बेटे बात समझ में आ गई क्या, ये पूरा पेज क्लियर हो गया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ बेटे इसमें। चलिए आगे देखें थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रॉम अल्काइंस, देखो अल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन, इसको हमने बोलता ये जो लिंडलास था या फिर बर्च था, क्या है, पार्शियल रिडक्शन होता है। सो अल्काइंस ऑन पार्शियल रिडक्शन विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइहाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शली डीएक्टिवेटेड विथ पॉइजन्स लाइक सल्फर कंपाउंड और क्विनोलिन गिव्स अल्कीन। देखो सारा का सारा चीज़ है ना, यहाँ पर सल्फर था, क्विनोलिन था, है ना, कार्बन यहाँ पर ले लिया, या फिर आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप ले सकते हैं। ये NCERT का है आर्टिकल, आप ये देख सकते हो, ठीक है। चलिए, गिब्स अल्कीन पार्शली डीएक्टिवेटेड है ना, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलास कैटलिस्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आप ऐसे इसको भी लिख सकते थे, पूरा का पूरा डिटेल जैसे हमने लिखा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है, आप पूरा का पूरा ऐसे लिख लो, लिंडलास को लाइक इस तरह से लिख दो, ऐसे लिख दो, या फिर यहाँ पर H2PD चारकोल कार्बन भी आप ले सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए, तो उस केस में क्या होता है, अल्किन्स दस ऑब्टेन्ड आर हैविंग सिस ज्योमेट्री, हाउएवर अल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म ट्रांस अल्किन। तो सोडियम लिक्विड अमोनिया कौन सा हो गया आपका, ये बर्च रिडक्शन हो गया, ये आपका रोजरमून रिडक्शन हो गया जिसमें लिंडलास कैटलिस्ट यूज किया, तो कोई अल्काइन था बेटे ये, और ये देखो आपका सिस अल्किन में कन्वर्ट हो गया। ये आपका देखो अल्काइन था बेटे, और यहाँ पर चूंकि बर्च करा रहे हो आप, दिस इज बर्च रिडक्शन, है ना, तो ये ट्रांस में कन्वर्ट होगा, देख लीजिए आप, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस, सिंपल एकदम, ठीक है। अब जैसे इस पे कराना है, करा दो बेटे, तो यहाँ पर क्या होगा, पैलेडियम चारकोल है, सीधे इसको तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये आ गया, इसको तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये आ गया। मतलब कहने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर भी तो वही किया ना, एक बॉन्ड को तोड़ा और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फिर यहाँ पर देखो एक बॉन्ड को तोड़ा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये जस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, देख लो आप यहाँ पे। सो इथाइन को इथीन में, प्रोपाइन को प्रोपीन में, है ना। विल प्रोपीन दस ऑब्टेन सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। थिंक फॉर द रीजन
है ना, इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब बताओ बेटा क्या ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, चेक कर लो। तो CH3 C, इसको यहीं पे इसके नीचे बनाते हैं, CH3C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक H लगा लेते हैं ऐसे, और देखो यहाँ पर 2 H ऐसे। तरीका बताया था, याद है कुछ तरीका याद है बेटे आपको, जो जस्ट बताया था CH3। अब इसको यहाँ से कट करो डबल बॉन्ड से, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। इट मीन्स ये GI शो नहीं करेगा, नो GI शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा बेटे। क्लियर? तो देखो ये वही चीज़ है यहाँ पर, है ना। पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से। अल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ हाइड्रोजन गैस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल एज ए कैटलिस्ट। दिस कैटलिस्ट मिक्सचर ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल इज नोन एज लिंट्रास कैटलिस्ट। दस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलेंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है बेटे, वही हाइड्रोजन लगा दिया दो तरफ, थोड़ा हाइड्रोजन लगा दिया, अभी तो बताया था आपको। तो आप लिंडलास कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो, रोजरमून कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ट्रांस बनाना है सो यू कैन यूज बर्च रिडक्शन, राइट। चलिए अब बर्च रिडक्शन की बात चुकी है, तो बर्च रिडक्शन तो थोड़ा और समझना होगा अच्छे से। तो अब बात करेंगे हम लोग बर्च रिडक्शन की। वो तो जस्ट मैंने बताया कि आप प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बेटे, है ना, प्रोडक्ट आप कैसे बनाएंगे वो जस्ट मैंने आपको बताया। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड डिटेल बर्च रिडक्शन। तो अब डिटेल में समझेंगे कि बर्च रिडक्शन क्या होता है। चलिए आगे बात करें। देखिए यहाँ पर आपके पास ये आपका हमने कहा था ना कि नॉन टर्मिनल अल्काइन होना चाहिए, सो दिस इज NTA, दिस इज NTA, नॉन टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, देखो कॉर्नर पे नहीं, बीच में कहीं आ रहा है, मतलब चैन के अंदर होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसमें सोडियम अमोनिया या लिक्विड अमोनिया डालोगे तो क्या होगा बेटा, एक बॉन्ड टूटेगा और आपका ट्रांस मिल जाएगा। देखो ट्रांस मिल गया, है ना, तो ये तो हमने बता ही दिया, ट्रांस टू ब्यूटीन बन गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इस मैकेनिज्म को समझते हैं। चलो देखिए, लिथियम था, Li+ एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब ये आपका अल्काइन था, है ना। अब हमने इसको बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, जैसे तोड़ा तो यहाँ पर आपका माइनस आएगा और यहाँ पर आपका प्लस आएगा, और एक बॉन्ड हमने ऐसे तोड़ दिया ये वाला, राइट। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा बेटे, तो क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर लिखूँ मैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया तो प्लस पहले से था, एक माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, देखो तो प्लस था, और इलेक्ट्रॉन जाने से माइनस आया यहाँ पे, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, एक फ्री रेडिकल बचा। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ पर माइनस चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से हैं। तो बेटा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। तो कुछ तो रिपल्शन विल टेक, है ना, रिपल्शन विल टेक्स प्लेस, और रिवर्सल विल टेक अपोजिट डायरेक्शन। तो इनको कहाँ पे ले जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये फ्री रेडिकल और ये कार्बन आयन वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये आपको देखो ये इधर और ये इधर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो 180 पे जाना चाहेंगे, एक दूसरे की जस्ट अपोजिट जाना चाहेंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से चले आते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे, तो देखो अपोजिट हो गया, मैक्सिमम डायरेक्शन हो गया, तो रिपल्सन कम हो जाएगा। सो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑन कार्बन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कैसा, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये तो हो गया ना बेटे, देखो यहाँ पर ये एकदम जस्ट, तो रिपल्सन की वजह से एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब कार्बन पर अगर माइनस चार्ज है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो और अमोनिया से क्या करेगा, फिर अमोनिया आपका HNH2 लिख सकते हो आप उसको, तो अमोनिया से H+ को खींच लेगा, तो H+ को खींच लेगा तो यहाँ पर H लग जाएगा, लग गया देखो, और NH2 माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस NH2 कर देता हूँ यहाँ पर, माइनस NH2। ठीक बेटे, चलिए यहाँ तक क्लियर बात है, यहाँ तक। अब फिर से एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से एक इसका मॉलिक्यूल एक और आएगा, एक इलेक्ट्रॉन और देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर से जाएगा, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जाने से देखो बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और चूंकि इलेक्ट्रॉन गया है तो माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर से कार्बन पर हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, तो फिर से यहाँ से H+ NH2 से खींच लेगा, और यहाँ पर आपका H लग जाएगा, देखिए इस तरह से। ठीक है बेटे, तो कुछ इस तरह से देखो आपका, आप क्या बन गया, देखो ट्रांस अल्कीन बन गया। मैकेनिज्म समझ में आया बेटे, तो ये मैकेनिज्म था इसका। सो बर्च रिडक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इंटरनल अल्काइन। इंटरनल मतलब ट्रिपल बॉन्ड अंदर होना चाहिए, टर्मिनल कार्बन पे नहीं होना चाहिए। नो बर्च रिडक्शन ऑन टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन पे नहीं होता है। इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइन एसिड बेस रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि टर्मिनल जब होता है ना बेटे, तो टर्मिनल के पास क्या होगा, जैसे इंटरनल अल्काइन की बात करें हम लोग, मैं बनाता हूँ जैसे हमने कहा कोई इंटरनल अल्काइन है इस तरह से, फिर हमने कहा कि कोई टर्मिनल अल्काइन है सपोज इस तरह का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और आपको पता है यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या होगा, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा, आसानी से इजीली रिप्लेस होने लगेगा, इजीली रिप्लेसेबल होगा। और इजीली रिप्लेसेबल होगा तो बेटे फिर क्या होने लगेगा बताओ, तो यहाँ पर ये H+ हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन का काम करने लगेगा, क्योंकि ये H+ बाहर निकलने लगेगा तो एसिड का काम करने लगेगा, है ना। तो देखो दिखाता हूँ आपको, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, कैसे होगा जरा देखो। ये था आपके पास Na लिक्विड अमोनिया किया, अब देखो ये आपका टर्मिनल है,
तो ये बर्च नहीं होगा। कैसे होगा, क्या बनेगा, देखो क्या इसमें, तो Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब अमोनिया है, अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया का जो है यहाँ से H प्लस जो कुछ इस तरह से निकला, देखिएगा ऐसे, इसका H प्लस बाहर निकालो अगर आप, है ना, देखिए ऐसे इसको ऐसे तोड़ेंगे इस तरह से, है ना, ये तोड़ा हमने इसको, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, और ये प्लस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कोई रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पे NH2 माइनस फ्री हो गया। ठीक है, ये समझना। अब NH2 माइनस ये है और ये Na प्लस है, तो ये दोनों मिलके बेटे क्या बना लेंगे, NaNH2, NaNH2, जब Na पर प्लस NH2 पर माइनस, ये NaNH, तो Na लिक्विड अमोनिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटे, अब ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, अभी जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो H प्लस, अब बताओ ये NH2 माइनस है, ये माइनस है और ये प्लस है, H प्लस को खींच लेगा, अमोनिया बना देगा, क्या बना देगा, अमोनिया बना देगा, और यहाँ पर माइनस है, तो बताओ इसके Na प्लस यहाँ पे अटैक कर जाएगा, तो ये आपका सोडियम अल्काइनाइड बन जाएगा, सोडियम अल्काइनाइड बन जाएगा। क्लियर बेटे, चलो और आगे देखो, विच हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर, अल्कीन और अल्काइन, तो आंसर इज अल्काइन। अल्काइन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। विच हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, अल्कीन और अल्काइन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अल्काइन के पास ज़्यादा है, अल्कीन के पास, है ना, अल्काइन के पास ज़्यादा है, अल्कीन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है क्योंकि इसके पास 1 पाई है, इसके पास 2 पाई है बेटे। ठीक है, बट किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो होगा क्या, देखो बेटे एक्चुअली में जब हम अल्कीन की बात करते हैं तो आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है, और जब हम अल्काइन की बात करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। ट्रिपल बॉन्ड आने से मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है, मोर बॉन्ड एनर्जी हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाले पाई बॉन्ड्स ये ज़्यादा क्लोजली हो जाते हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं, तो ये उतना टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, तो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन इसके लूज नहीं हो पाएंगे, इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ अल्काइन इज लेस देन अल्कीन, दो इट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर भी इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर टाइटली पैक्ड हो जाते हैं ड्यू टू मोर बॉन्ड स्ट्रेंथ, मोर बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ वही है। विच वन हैज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी, अल्कीन मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा देन अल्काइन। इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, टाइटली बॉन्डेड होता है, हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट अब देखो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होता है अल्काइन में, बट नो टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, सो लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड वेरी टाइटली। ठीक है, ओके। देयरफॉर फॉर रिएक्शन ऑफ अल्काइन, अब बहुत टाइटली बॉन्डेड है, अगर हम इसकी रिएक्शन करानी है एज ए न्यूक्लियोफिलिसिटी या एज ए न्यूक्लियोफिलिक नेचर इसका कराना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। लूज करने के लिए हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इसके पास लाना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाना पड़ेगा। वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो हम मेटल्स को इनके पास लाते हैं, तो मेटल्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी तरफ खींचते हैं, उसको जो टाइटली पैक था उसको लूज करते हैं, जब लूज होगा तो टूट जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर फॉर रिएक्शन ऑफ अल्काइन वी जनरली यूज मेटल्स हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, सो मेक अल्काइन बॉन्ड्स लूज, सो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स लूजली बॉन्डेड एंड देन बॉन्ड ब्रेक एंड रिएक्शन प्रोसीड। मेटल्स लाइक Hg2+ या HgSO4 हम लोग यूज़ करते हैं। बोलो बेटे, बात समझ में आती है? तो ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मान लो सपोज ये आपका है अल्काइन, अब ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उसके क्लाउड को खींचेगा अपनी तरफ, तो ये जो टाइटली बॉन्डेड थे लूज हो जाएंगे, देन फिर ये आसानी से रिएक्शन आगे कर सकते हैं। चलिए, अब ये आपके पास क्या है, टर्मिनल अल्कीन है, ये भी बर्च रिडक्शन देता है, टर्मिनल अल्कीन होता है, ये भी आपका क्या करता है, बर्च रिडक्शन देता है। सेम मैकेनिज्म से आप आगे बढ़ जाओ। क्या हुआ था कि जब आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया था, याद करो कुछ इस तरह से, और आपने Na लिक्विड अमोनिया कराया था, तो बॉन्ड टूटा था और हाइड्रोजन आया था ना कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, तो ये RCH2CH3 हो जाएगा, सिंपल अल्केन बना देगा। सो ओनली टर्मिनल अल्केन बर्च रिडक्शन देते हैं, तो टर्मिनल अल्केन का रिएक्शन कराओगे तो बर्च रिडक्शन आपका देगा। चलिए, है ना, ये बता दिया आपको। इफ़ यूज सोडियम अल्कोहल इन प्लेस ऑफ Na लिक्विड अमोनिया या लिथियम लिक्विड अमोनिया इन इंटरनल अल्काइन, इंटरनल मतलब बता चुका बार बार, कुछ इस तरह का, लाइक दिस, कैसा भी इस तरह का हो सकता है ना। ऑल्सो गिव्स ट्रांस अल्किन, तो यहाँ से भी ट्रांस अल्किन बन जाता है, यहाँ से भी क्या बना देगा, ये ट्रांस अल्किन बना देगा, ट्रांस अल्किन बना देगा अगर हम ये यूज़ करते हैं तो। ठीक है, बट बेसिकली वो बर्च रिडक्शन हम उसको जनरली नहीं बोलते हैं,
कुछ जगह पर बोला भी गया है, बट जनरली नहीं बोलते हैं। तो बट ये क्या करता है, ये नॉन टर्मिनल अल्काइन को ये भी ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, अगर हम सोडियम और अल्कोहल ले लें तो। ठीक है, हालांकि बर्च रिडक्शन का मैंने अलग सेपरेट लेक्चर्स बना रखा है बहुत डिटेल में, वहाँ पर मैंने और भी बहुत तगड़े से बता रखा है सारी चीज़ें, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ आपको। तो आप इस तरह से पूरा बात कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कि नॉन टर्मिनल अल्काइन होगा तो उसका बर्च रिडक्शन क्या होगा, टर्मिनल अल्कीन होगा तो उसका बर्च रिडक्शन कैसे होगा। अगर आपका टर्मिनल अल्काइन है तो क्या वो बर्च रिडक्शन देगा, नहीं देगा, वहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और सोडियम या मेटल अल्काइनाइड बन जाता है, राइट बेटे। अब थोड़ा सा आते हैं बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरफ चलते हैं और अब बात करते हैं बेटा बर्च रिडक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का बर्च रिडक्शन क्या होगा, थोड़ा इस बात को समझते हैं। चलिए पानी पीते हैं। ठीक है बेटे, बेंजीन का समझते हैं। होता क्या कि अगर हम बेंजीन का बर्च रिडक्शन कराएं तो बेंजीन है, 3 बॉन्ड दिख रहे हैं बेटे अल्टरनेट आपको, इसमें एन लिक्विड अमोनिया एलोथियम लिथियम कार्बोनिल, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। लाइक ये होता है आपका, देखो डबल सिंगल सिंगल, ये कॉन्जुगेट देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखो डबल सिंगल सिंगल, मतलब कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन था, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन था वो खत्म हो गया, तो इसको बोलेंगे। और रेजोनेंस भी नहीं है, देखो डबल सिंगल सिंगल, कोई रेजोनेंस नहीं, सो नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बन जाता है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइइन, साइक्लिक डाइइन है ना, डाइइन, डाइन नहीं डाइइन है ना, डाइइन ये बन जाता है। चलो इसका मैकेनिज्म देखें, इसका हमें मैकेनिज्म देखना है। देखिए चलो एक बॉन्ड तोड़ लो, चलो हमने तोड़ा इसको, ऐसे ऐसे तोड़ा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया। ठीक बेटे, माइनस का मतलब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे बेटे, तो ये ऐसे गया तो इसके पास 2, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर गया तो माइनस से आ जाए, तो यहाँ पे 2 हो गए, एक पहले से था तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक माइनस से आ जा गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस आया, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला आपको, Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन, बोथ आर नियर टू ईच अदर, सो विल ट्राई टू मूव अवेज। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास है तो ट्राई करेंगे एक दूसरे से दूर जाने का बिकॉज ऑफ रिपल्शन, तो फिर अब रेजोनेंस हो जाएगा। तो 1 2 3 कर लो बेटे, 1 2 3, अब माइनस चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, देखिए 1 से 3 में आ गया, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, यहाँ चला गया। अब ये एकदम दूर हो गए, एकदम दूर हो गए है ना, तो रिपल्शन मिनिमाइज हो गया, स्टेबलाइजेशन इसका बढ़ गया। तो अब ये क्या करेगा बेटे, फिर से वही बात है बेटे यहाँ पर कि कार्बन पर माइनस चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, तो यहाँ से अमोनिया से H प्लस को खींच लेगा, ये यहाँ पे H लग जाएगा NH2 माइनस, तो ये देखो यहाँ पर H लग गया है ना, चाहो तो आप शो करो, चाहो तो आप शो नहीं करो। उसके बाद फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये रेडिकल यहाँ पर, तो फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर से स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, फिर से अमोनिया से H प्लस खींच लेगा और देखो आपका ये नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन बन गया, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन। बताओ बेटे, एकदम सिंपल मैकेनिज्म समझ में आया कि नहीं आया। जो बर्च रिडक्शन अल्काइन का देखा, फिर हमने बेंजीन का देखा, अल्कीन का देखा, सारी चीज़ें आप बढ़िया से देख लें। चलिए अब ये तो बेंजीन हो गया, अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अगर हो तो क्या करेंगे। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है कि भाई कोई बेंजीन रिंग है बेटे आपके पास और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या फिर उस बेंजीन रिंग में ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर हम इनका बर्च रिडक्शन कराएं या इसका हम बर्च रिडक्शन कराएं तो उस केस में बेटे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, हमें ये अब समझना होगा, ये हमें अब समझना होगा। सो दिस इज बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। चलिए देखिए आप इसको, सो बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये देख लेते हैं फटाफट, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटे, है ना। देखो जरा होता क्या है बेटा, पहले ये समझो, OCH3 लोन पेयर है ना, तो आपको पता है प्लस M देगा, प्लस M है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। सो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग देन क्या होगा, सो बर्च रिडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो क्या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ गया। अब यहाँ पर अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कुछ नहीं, सिंपल सा आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर लगा है, ये ऐसे बनता है कुछ इस तरह का, इस तरह का बनता है कंपाउंड। ठीक है, आपने एन लिक्विड अमोनिया डाला तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो डबल बॉन्ड इसके कुछ इस तरह से ये आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस तो होगा नहीं। अगर हम ऐसे लिख दें, मेरा देखना आप खुद ही मैं लिख रहा हूँ, ऐसे अगर हम लिख दें और यहाँ पर OCH3 कर दें, सेम चीज़ें कि नहीं बेटे, बताओ सेम चीज़ें, तो ऐसे या फिर ऐसे लिख लो, तो कुछ इस तरह से आता है बेटे। ये क्या मैकेनिज्म है, कैसे आता है वो समझा देता हूँ मैं आपको, जरा देखें आप कैसे। देखो होगा क्या, Na फिर से बेटा Na प्लस में कन्वर्ट होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। चलिए ठीक है,
हमने यहाँ पर 1 2 3 लिख लिया। अब हम कुछ एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। यहाँ पर पहला वाला एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक 1 2 3। बात ये आती है कौन सा डबल बॉन्ड तोड़े, कौन सा पाई बॉन्ड तोड़े, 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला, तो सब तोड़ के देखते हैं, फिर पता चल जाएगा। सो हियर 3 वेज टू ब्रेक पाई बॉन्ड, विच पाई बॉन्ड शुड ब्रेक। तो उसके लिए हमें पूरा एक करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट देख लेंगे। चलो पहले हम 1 नंबर को ब्रेक करें। अगर अच्छा 1 नंबर को ब्रेक करें तो हम ऐसे ब्रेक करें, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर बैक बॉन्ड का कंडीशन आ जाएगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे हमने तोड़ लिया इसको। तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, देखो ये इस तरह से। मेरी बात समझ में आती है? और जैसे यहाँ से Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पर खराब से चला जाएगा, तो एक माइनस आएगा और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, देखो। और यहाँ पर माइनस से आ जाएगा, ये माइनस से आ जाएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के पास में हैं बेटे, तो मच मोर रिपल्शन होगा, मच मोर रिपल्शन। तो इस केस में आपने क्या देखा कि रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए हमने जब इसको तोड़ा, तो चलिए अब देखो दूसरा देखते हैं। ये वाले को तोड़ते हैं, इस वाले को, इसको तोड़ा हमने इस तरह से, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया, देखो यहाँ माइनस आया है ना, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और यहाँ प्लस आया। जैसे प्लस आया तो अपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो माइनस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये हो गया, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया, ये बचा, ये बचा। बोलो बेटे बचा कि नहीं बचा? अब जब बचा यहाँ पर, तो ये दोनों भी पास में है, तो रिपल्सन की वजह से दूर जाना चाहेंगे। चलो 1 2 3 कर लो, 1 2 3। अब ये निगेटिव चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, चला गया। डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ गया। अब देखो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, एक दूसरे से बहुत दूर हो गए, रिपल्सन मिनिमाइज हो गया बेटे। अब ये क्या करेगा बेटा बताओ? यहाँ पर माइनस चार्ज है ना, बोलो ना बेटे, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, तो ठीक है H+ यहाँ से खींच लेगा, यहाँ H लग जाएगा, लग गया कि नहीं लग गया? फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर एक इसका मालिक्यूल आएगा, वहाँ से H+ खींच लेगा, यहाँ पे H लग जाएगा, तो कुछ कंपाउंड बना देगा। समझना में क्या बोला कि यहाँ से H+ और ये माइनस H+ ले लिया, यहाँ पे H लग गया, देखो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, अभी इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पर माइनस चार्ज आया, दूसरा मालिक्यूल अमोनिया का आएगा, उसका H+ को ये खींच लेगा, बेस का काम करेगा, ये कार्बन पर माइनस आ गया, यहाँ H लग जाएगा और ये कंपाउंड बना देगा। ठीक है, केस 3। अब अगर इस वाले को तोड़ें, तो चलो तोड़ा इसको ऐसे हमने, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया। ठीक है, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, माइनस आई, माइनस। ठीक, अब बेटा यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस आया, इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब देखो अब ये फिर से एक दूसरे के पास हो गया, तब ये दूर जाना चाहेंगे, तो अब क्या होगा, रेजोनेंस होगा, है ना, सो दैट कि रिपल्सन मिनिमाइज हो जाए। तो 1 2 3 कर लेते हैं इसको, 1 2 3, तो ये 1 से 3 में चला जाएगा, देखो चला गया नेगेटिव चार्ज, और डबल 1 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, अब मैकेनिज्म आगे की आप समझ गए होंगे, H+ यहाँ से ये माइनस, H+ खींच लेगा, यहाँ H लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और माइनस चार्ज आ जाएगा, तो अब फिर से दूसरा H+ खींच लेगा यहाँ पर, अरे कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लेते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू। यानी कि दूसरा को हमने तोड़ा तब भी वही बना, तीसरे को तोड़ा तब भी वही बना, और यहाँ पर एक दूसरे से दूर भी हो रहे हैं, और बेटा क्या है कि रिपल्शन भी मिनिमाइज हो जा रहा है। पहले वाले केस में क्या हो जा रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी लोन पेयर था बेटा इसके पास, यहाँ रेडिकल, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो जा रहा था, इसलिए ये बहुत हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, बहुत ही हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि पास वाला बॉन्ड नहीं टूट रहा है, रिजल्ट ये है ना कि इन दोनों से सेम प्रोडक्ट बन जा रहा है, बट इससे नहीं बन रहा है, मतलब पास वाला नहीं टूटेगा, दूर वाला टूटेगा। तो यहाँ पे EDG से, अब G से दूर, तो D मीन्स दूर, तो दूर वाला पाई बॉन्ड को तोड़ना है आपको। दूर वाला कौन सा, ये वाला भी तोड़ लो, चाहे ये वाला तोड़ लो, और प्रोडक्ट बना लो, पास वाले को नहीं तोड़ना है। क्लियर? तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा EDG अगर याद रखें, इसका जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा। तो डोनेटिंग में D मीन्स दूर वाले को तोड़ना है, तो यानी विड्रॉइंग में क्या करना होगा, फिर पास वाले को तोड़ना होगा। सिंपल, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, उसके बेसिस पे आप मैकेनिज्म बना सकते हो, कर सकते हो। देखो जरा सा, अब है ना, ये सारी चीज़ें हो गई बेटे। चलो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो अभी मैंने बताया कि सीधे सीधे कौन सा इसमें तोड़ना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग D मीन्स दूर वाला तोड़ना है, तो इसमें पास वाला तोड़ना है। चलो ये तरीका भी हो गया, पास वाला तोड़ लो। हालांकि आप सब तोड़ के ये 1 2 3 करके आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आप क्लियरली समझ जाओगे। यहाँ पर देखो NO2 लगा है, माइनस M ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बेटे, इसको हमने इसे तोड़ा, तो यहाँ पर आया माइनस, यहाँ पर आया प्लस। जैसे ही प्लस आया तो वही एक बात समझ रहे हो बेटे, तो वही एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करोगे, दे दोगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप दोगे तो माइनस, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आ गया आपका माइनस, और यहाँ पर फ्री रेडिकल। ठीक है, अब चाहते हैं आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हो। 1 2 3 कर लो, 1 2 3 किया बेटा, तो फ्री रेडिकल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। हाँ भाई, ये दोनों पास में, तो इनको ये रिपल्सन की वजह से इनको दूर ले जाना पड़ेगा, तो दूर ले जाने के लिए क्या है, देखो तो यहाँ पर ले गए हम इसको, समझ रहे हो ना, ये माइनस है, ये तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना चाहेंगे।
बोलो ना बेटा। अच्छा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर इसलिए हमने इसका रेजोनेंस नहीं करा क्योंकि यहाँ पर जो माइनस चार्ज आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, यहाँ माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेगा, इसका विड्रॉइंग पावर इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। और आपको पता है ना कि माइनस माइनस को स्टेबलाइज करता है, तो माइनस है में और ये माइनस है, तो इसलिए इसको मैंने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मैंने ले लिया, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लिया तो 1 2 3 किया, तो ये फ्री रेडिकल 1 से 3 में आ जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लिया, राइट बेटे। अब सिंपल वही मैकेनिज्म, यहाँ से H प्लस इसका यहाँ डाल दो, चला गया। एक इलेक्ट्रॉन इसको दोगे तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और माइनस आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल से यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, और 6 कंपाउंड बन जाएगा। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी। सो इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग डोंट टच पाई बॉन्ड इन द रिंग विच इज नियर टू ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उस पाई बॉन्ड को बिल्कुल ही मत छुओ जो ग्रुप के पास में है। डी मीन्स दूर वाला छूना है, तो विड्रॉइंग में पास वाला छूना है। सो इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ब्रेक पाई बॉन्ड ऑफ रिंग नियर टू ग्रुप, नियर टू ग्रुप। नियर टू ग्रुप, बोलो बेटे। पूरा बर्च रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब इसका वीकेएसटी जरा समझते हैं। सो वीकेएसटी, अब कौन कौन से कंपाउंड बर्च रिएक्शन दे सकते हैं, कौन से नहीं दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ लो यहाँ पे। सो वीकेएसटी फॉर कंपाउंड्स विच कैन शो बर्च रिडक्शन, है ना। अब इसका क्या वीकेएसटी है उस बात को थोड़ा समझते हैं बेटे। तो देखिए क्या है वीकेएसटी। अल्काइन नॉट बीसी अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट यू, अल्काइन नॉट बीसी अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट्स यू। तो कौन कौन से देंगे देखो बता। अल्काइन, अल्काइन नॉट मतलब समझ रहे हो, अल्काइन नॉन टर्मिनल, बीसी मतलब बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सी कॉन्जुगेटेड डाइईन, अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट्स यू यानी अल्कीन टर्मिनल। ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, और एक आपको बचता क्या, कॉन्जुगेटेड डाइईन। तो ये सब के सब आपके क्या देते हैं, बर्च रिडक्शन देते हैं। तो अल्कीन नॉट बीसी अदरवाइज अल्कीन टर्मिनेट यू, आप यहाँ से ध्यान रख सकते हो। अब ये अल्काइन नॉन टर्मिनल को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एक्सेप्ट फिनॉल, फिनॉल आपका बर्च रिडक्शन नहीं देता है। जैसे कि टर्मिनल अल्काइन आपका नहीं दे रहा था, वैसे आपका फिनॉल भी बर्च रिडक्शन नहीं देता है। तो एक्सेप्ट फिनॉल, ध्यान रखना, फिनॉल नहीं देता है। तो बेंजीन, बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा आपका, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में। याद करो बेंजीन जो था आपका ये था, अरे कुछ ऐसे कन्वर्ट हुआ था कि नहीं, देखो ऐसा नॉन कॉन्जुगेटेड डाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो आपका इस तरह से कन्वर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऐसे कन्वर्ट होता है, बता चुका हूँ। कॉन्जुगेटेड डाइन आपका नॉन टर्मिनल अल्कीन में कन्वर्ट होता है, और अल्कीन टर्मिनल आपने देखा कि अल्कीन में कन्वर्ट होता है। तो ये आपका वीकेएसटी आप यहाँ से पूरा का पूरा ध्यान रख सकते हो। अब जरा देखो वीकेएसटी फॉर कंपाउंड्स विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन। अब ऐसे कंपाउंड्स जो बर्च रिडक्शन देते ही नहीं है ना, लगेगा कि दे सकता है बट वो बर्च रिडक्शन नहीं देता है बेटा, तो उनका वीकेएसटी क्या होगा वो भी आप देख लो पूरा डिटेल में बेटा, एक एक चीज़ चुन चुन के सब देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बहुत गलत तरीके से मैंने समझाया है आपको, क्यूमुलेटेड अल्कीन किस तरह से देता है, कैसे नहीं देता है, प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेंथ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें, और ऑर्बिटल अप्रोच क्या होता है ना। जस्ट केवल ये बोल देना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और पर्टिकुलर कार्बन पे अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, है ना, वही सफिशिएंट नहीं था, है ना। कुछ और चीज़ें थी जो मैंने डिटेल में आपको वहाँ पर बताई। चलिए अभी देखते हैं कौन कौन शो नहीं करता है। तो सिंपल है, कंपाउंड्स विच डज नॉट शो बर्च रिडक्शन। पब्लिक एट एनटीए ये नहीं शो करता, पब्लिक फिनॉल नहीं देता है, एट है ना, अल्कीन टर्मिनल नहीं, सॉरी अल्काइन टर्मिनल नहीं देता है, एनटीए नॉन टर्मिनल अल्कीन नहीं देता है, फिनॉल बर्च रिडक्शन नहीं देता है, अल्काइन टर्मिनल नहीं देता है बर्च रिडक्शन, नॉन टर्मिनल अल्काइन आपका बर्च रिडक्शन नहीं देता है ना, कुछ इस तरह से फिनॉल है फिनॉल। तो ये जो नहीं देता है हमने वो भी आपको बता दिया बेटे, है ना। और बाकी ये चीज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ बेटा, रोजरमंड रिडक्शन, है ना, ये भी जस्ट मैंने समझाया था। रोजरमंड रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन होता है, फिर इसका हमने वीकेएसटी आपको समझाया था, है ना, कैसे क्या है, इसके रिएक्शंस भी बताए थे, और बर्च का तो अभी पूरा डिटेल मैकेनिज्म भी आपको बताया बेटा मैंने अभी, है ना। तो आप ऑलरेडी कर चुके हो इसको। अब इसमें एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, पैलेडियम BeSO4 ऐसे भी लिख देते हैं, या पैलेडियम सीज। बताओ बेटा ये क्या है, क्या ये RC है, रोजरमंड कैटलिस्ट है, क्या ये LC है, क्या लिनोलास कैटलिस्ट है, बिल्कुल है। देखो क्विनोलिन, सल्फर है, ये सब यहाँ पर देखो सब कुछ बता चुका हूँ आपको। तो ये इसको क्या करेगा बेटा, इस ट्रांस को सॉरी इस अल्काइन को, नॉन टर्मिनल अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। फिर एक निकल बोरॉन ले लो आप, या फिर Ni2B, इसको हम बोलते हैं बेटा P2 कैटलिस्ट। ये भी क्या करता है, नॉन टर्मिनल अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। प्रोडक्ट बना लोगे ना बेटे, CH3 CH3
एच एच, है ना, तो ये आपका सिस एल्केन, यहाँ पर भी वही बन जाएगा, ठीक है। इस केस में बर्च में ये आपका ट्रांस बन जाएगा। तो P2 कैटलिस्ट का भी आप यूज़ कर सकते हो। P2 कैटलिस्ट यानी निकल बोरॉन या फिर Ni2 निकल बोरॉन, तो ये आपका ये भी आपको नॉन टर्मिनल एल्काइन को सिस एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप इसका बर्च रिडक्शन करो तो बेटा उसको ट्रांस एल्केन में कन्वर्ट कर। ऑल एबव रिएक्शंस आर हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट। आप देखो यहाँ पर कहीं भी H2 नहीं है, ये सब के सब Na लिक्विड अमोनिया था। ऑल तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई हाइड्रोजनेशन तो हो रहा है बट H2 वहाँ पर डायरेक्ट यूज नहीं किया जा रहा है। सो ऑल एबव रिएक्शंस आर H2 इंडिपेंडेंट। बोलो बेटे, क्लियर? चलिए, तो अब देखें जरा सा, तो अगर हम ये रिएक्शन ले लें H2 पैलेडियम BaSO4 कर दें तो बेटा रोजनमून कैटलिस्ट है, क्या करेगा इसको, देखो नॉन टर्मिनल एल्काइन है, इसको सिस में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोजन पैलेडियम CaCO3 ले लें, है ना, लिंड ग्लास कैटलिस्ट है बेटे, क्या बताओ, लिंड ग्लास कैटलिस्ट है। तो अगर हम लिंड ग्लास कैटलिस्ट ले लें, क्या ले लें बेटे हम लोग यहाँ पर, लिंड ग्लास कैटलिस्ट अगर हम ले लें, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने बोला था कि ऑल एबव रिएक्शंस आर H2 इंडिपेंडेंट, है ना, इसको छोड़कर बेटे, सिर्फ इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर हम H2 लेते हैं, यहाँ पर हम H2 लेते हैं, तो ऑल एबव मतलब इनकी बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर हम H2 यूज करते हैं। चलिए, क्लियर, कन्फ्यूजन न रहे इसलिए मैंने एक बार आपको दिखाया। चलिए, तो कर दिया। अब बेटा लिंड ग्लास भी वही काम करेगा, रोजनमून भी वही काम करेगा, है ना, दोनों को सिस में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप इसका बर्च कराओगे तो ट्रांस में कन्वर्ट कर देगा। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो बेटा इस तरह से देखो, ये आपका पहला सेशन था किसका, अल्कीन का, ये आपका फर्स्ट सेशन था अल्कीन का, और मुझे लगता है बहुत धमाकेदार और बहुत ज़बरदस्त था। बोलो बेटे, है ना, तो बहुत इन्जॉय किया बेटा, आपने भी किया होगा। तो आपको क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, राइट बेटे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच बेटे, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे, व्हाई नॉट बी।